चलो तो आज बात करते हैं सिर्फ एमसीक्यूज जो हमने पढ़े थे थ्योरी क्लासेस में पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एंड एंडोकार्डाइटिस के रिगार्डिंग। आज हमारा सिर्फ एमसीक्यू रहेगा, केस बेस्ड एमसीक्यूज एंड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो कि मतलब तुम्हें बहुत कम बुक में मिलेगा पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू से एंड तक एमसीक्यूज सॉल्व करना और इंटरेक्शन थ्रू आउट द क्लास होना चाहिए। अ, जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आंसर आ जाना चाहिए और अगर थ्योरी पढ़े हो आराम से आंसर मतलब आ जाएगा। मैंने बोला था तुम लोगों को कि जैसे थ्योरी मैंने कंप्लीट किया है, एमसीक्यू सॉल्व कर लो जितना बुक्स तुम्हारे पास है। क्या सॉल्व किए हो सारे? क्या यस सॉल्व सर, किया? कर रहे हैं। ओके, चलो तो शुरू करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू है रिगार्डिंग एंडोकार्डाइटिस है। क्वेश्चन पूछा है, which of the following patients are most at risk for developing endocarditis? ये क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सा पेशेंट है जिसको ज्यादा रिस्क है एंडोकार्डाइटिस डेवलप होने के लिए। अब ये पहले क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एंडोकार्डाइटिस। मैंने थ्योरी वाला क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। एंडोकार्डाइटिस मतलब क्या? Inflammation and Infection infection and of inflammation of endocardium. endocardium and valve. वेरी गुड। अभी कभी भी सिर्फ एंडोकार्डियम मत बोल देना, यहाँ पे इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन 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 ऑफ एंडोकार्डियम एज वेल एज इसके साथ वाल्व भी आता है। ठीक है ना, ये वाला बात याद रखना। एंडोकार्डियम विथ वाल्व विल बी कॉल्ड एज एंडोकार्डाइटिस। क्या समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो अभी बात करते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि यहाँ से कौन सा पेशेंट है जिसको ज्यादा रिस्क है एंडोकार्डाइटिस डेवलप होने के लिए। ठीक है ना, तो एंडोकार्डाइटिस कौन सा पेशेंट को ज्यादा जल्दी होगा या फिर रिस्क है किसी को। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो है मोर देन वन हो सकता है। ठीक है, चलते हैं ऑप्शन ए को समझते हैं। ए 25-year-old male who reports using IV drugs on a daily basis। कोई बोला ये 25 ईयर का कोई एडल्ट मेल है जो कि आईवी ड्रग्स लेता है डेली बेसिस पर। ऑप्शन बी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, कोई 55 ईयर का ओल्ड मेल पेशेंट मतलब मेल है जो कि पोस्ट ऑप फ्रॉम आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट। ठीक है ना, आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी एक बार उसे हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में है और ये 55 साल का कोई मेल एडल्ट है। ऑप्शन सी पूछता है, a 63-year-old female who has newly diagnosed with hyperparathyroidism and is taking aspirin। मतलब कोई 63 ईयर ओल्ड का फीमेल है जिसको क्या है, नया डायग्नोसिस उसे हुआ है हाइपरथायराइडिज्म से और वो एस्पिरिन ले रही है। ठीक है। ऑप्शन बी पूछा, 66 ईयर ओल्ड फीमेल who recently had an invasive dental procedure performed 1 month ago and is having a fever। कोई 66 ईयर ओल्ड फीमेल है जिसका पहले एक डेंटल प्रोसीजर हुआ है 1 महीने पहले और उसे फीवर है। तो क्या लग रहा है किसको ज्यादा रिस्क है यहाँ पर एंडोकार्डाइटिस होने का? क्या लग रहा है? ऑप्शन बी, ऑप्शन डी, D. क्या बी और डी। देखो, डी हो सकता है क्या? Infection यस also. ये हो यस सकता है। सर। मैंने क्या बोला था, अगर इटियोलॉजिकल फैक्टर्स देखें तो मैंने बोला था क्या क्या इटियोलॉजिकल फैक्टर्स होता है एंडोकार्डाइटिस का। मैंने क्या बोला था, एक है आईवी ड्रग अब्यूजर था। हाँ या ना बोलो। इटियोलॉजिकल फैक्टर में मैंने बोला था आईवी ड्रग अब्यूजर अगर कोई है, आईवी ड्रग अब्यूजर्स। हाँ या ना बोलो। नंबर 2 क्या बोला था, एनाटोमिकल डिफेक्ट अगर है, एनाटोमिकल डिफेक्ट अगर हार्ट का है, एनाटोमिकल डिफेक्ट। हाँ या ना बोलो। समझ में आ रहा है क्या? नंबर 3 अगर कोई इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स कोई ले रहा है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स अगर किसी ने ले रहा मतलब ले रहा है, क्या हुआ, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग अगर कोई ले रहा है तो उससे भी ज्यादा चांस है होने का। हाँ या ना बोलो। और बाकी मैंने बोला था नंबर 4 पोर्टल ऑफ एंट्री, जहां पर कुछ चीजें मैं ये बोला था कि कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा बॉडी के अंदर एंट्री करता है। हाँ या ना बोलो।
पोर्टल ऑफ एंट्री में मैंने क्या बोला था, जैसे कि थ्रू बॉडी पियर्सिंग, हाँ या ना, तो बॉडी पियर्सिंग, डेंटल प्रोसीड्योर, हाँ या ना, ये सारे था, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. और क्या था, इन्फेक्शन हुआ, सर्जरी हुआ, या फिर इन्वाजिव प्रोसीड्योर्स लाइक आईवी लाइंस वगैरह, तो वो सारे इन्वाजिव प्रोसीड्योर्स था। यहाँ पे क्या हुआ, आंसर बताओ। यहाँ पे पोर्टल ऑफ एंट्री अगर बात करो, यहाँ पे एक इन्वाजिव डेंटल प्रोसीड्योर हुआ है, तो मैंने बोला कोई इन्वाजिव प्रोसीड्योर अगर है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर बनता है एंडोकार्डाइटिस होने का, तो इसलिए डी भी करेक्ट आंसर होगा, हाँ या ना, कल मैंने बोला था इसके Yes, रिगार्डिंग। sir. और डेंटल प्रोसीड्योर शुड बी बिटवीन 3 to 6 मंथ्स होना चाहिए, हाँ या ना, तो लास्ट 3 to 6 मंथ्स के अंदर अगर किसी का डेंटल प्रोसीड्योर हुआ है देन इट इज अ रिस्क फॉर एंडोकार्डाइटिस, हाँ या ना बोलो, समझ में Yes, आ रहा sir. है क्या। अब Yes, बाकी sir. आ जाते हैं, बाकी आते हैं यहाँ पे समझने के लिए कि कोई आयोटिक वाल्व रिप्लेसमेंट हुआ है, तो ये भी तो सर्जरी का हुआ, सर्जरी भी तो एक इटियोलॉजिकल फैक्टर था, हाँ या ना बोलो, Yes, sir. तो सर्जरी है, तो सर्जरी वन मोर इटियोलॉजिकल फैक्टर जिसके वजह से यहाँ पे एंडोकार्डाइटिस होने का चांस रहेगा, राइट। अगर ऑप्शन ए को देखो, यहाँ पे आईवी ड्रॉप्स चल रहा है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि आईवी ड्रॉग अब्यूजर अगर है तो उससे भी तो एंडोकार्डाइटिस होने का चांस है, तो ये भी तो करेक्ट आंसर हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है एंड डी करेक्ट है, लेकिन हाइपर पैराथायरॉयडिज्म के रिगार्डिंग हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा है एंड इट इज नॉट लिंक विद द एंडोकार्डाइटिस, क्या समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. हालांकि Yes, हम sir. लोग एस्पिरिन भी लेते हैं एंडोकार्डाइटिस में, या अगर चेस्ट पेन वगैरह कुछ होता है तो फिर एस्पिरिन लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे चांसेस रहता है एम्बोलिज्म का भी, तो एस्पिरिन एक एंटी प्लेटलेट एजेंट है, तो वहां पे क्लट बनने का प्रोसेस जो है वो कम होगा, तो एस्पिरिन विल बी हेल्पफुल। तो बेसिकली यहाँ पे ये बात कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी इज नॉट ए रिस्क, ऑप्शन सी रिस्क नहीं है, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो Yes, क्या, sir. इसलिए यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, बी करेक्ट आंसर है एंड डी करेक्ट आंसर है, हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर। Yes, sir. चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। पेशेंट इज रिसीविंग ट्रीटमेंट फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, कोई पेशेंट है जो कि रिसीव कर रहा है ट्रीटमेंट, देखो ये सारे मैं केस बेस्ड एमसीक्यू तुम्हारे साथ डिस्कशन कर रहा हूँ, और ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है वो नया अभी जो आ रहा है ना नर्सेट का, नर्सेट 4 जो जून 3 जून में आने वाला एग्जाम है, तो वो एग्जाम में ज्यादातर ऐसे केस बेस्ड या सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस पूछा जाएगा, और ये वो सिनेरियो बेस्ड या केस बेस्ड एमसीक्यू है जो मैं अभी डिस्कशन करके जा रहा हूँ। तुम लोग ध्यान से देखो मैं कैसे क्वेश्चंस बनाया है जहां पर तुम्हें केस बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़ना और दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना, यहाँ पे अटेंटिवली पूरा शुरू से एंड तक क्लास देखते रहना है, इम्पोर्टेंट है। अगर मिस करते हो तो छूट जाएगा, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैं अगर बोल रहा हूँ तो छूट जाएगा, ठीक है ना, तो बेहतर है हर एक पॉइंट में जो जो बोल के जाता हूँ शुरू से एंड तक पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, a patient is receiving treatment for infective endocarditis, कोई पेशेंट है जो कि ट्रीटमेंट ले रही है रिगार्डिंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, उसे हुआ है और ट्रीटमेंट चल रहा है उसका। द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रावेनस ड्रग यूज, मतलब वो पहले कुछ हिस्ट्री उसका है आईवी ड्रग यूज का, एंड अंडरवेंट माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट ए ईयर एगो, मतलब वो पहले आईवी ड्रग यूज ले रही, मतलब यूज कर रही है, साथ में उसका माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट कुछ साल पहले हुआ था, ठीक है ना, मतलब एक साल पहले हुआ था। द पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर ए ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम, ठीक है ना, टुमारो, मतलब जो आने वाला कल है वहां पे, मतलब कल जो आने वाला है तब इसका ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम, ये एक ऐसा मतलब बोल सकते हो इमेजिंग टेक्निक है, इकोकार्डियोग्राम से हमें ये पता चलेगा कि इजेक्शन फ्रैक्शन इसका कितना है, साथ में कार्डियक टैम्पोनेट या ये बोल सकते हो पेरिकार्डियल इफ्यूजन हमें पता चलेगा थ्रू इकोकार्डियोग्राम। एंड इसमें इकोकार्डियोग्राम एक मेथड है जहां पर हमें एंडोकार्डाइटिस के रिगार्डिंग समझ में आएगा कि कितना हद तक एंडोकार्डाइटिस अफेक्ट हुआ है या एंडोकार्डाइटिस हुआ है, रिगार्डिंग द एक्सटेंट ऑफ एंडोकार्डाइटिस हमें पता चलेगा थ्रू इकोकार्डियोग्राम, इसलिए इकोकार्डियोग्राम किया जाता है। तो मैंने बोला पेशेंट है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है उसे, एंड वो पेशेंट का हिस्ट्री है कि वो आईवी ड्रग यूज कर रही थी,
या फिर कर रहा था और उसे माइट्रल वाल्व का रिप्लेसमेंट हुआ है उसका 1 साल पहले, एंड द पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम. On assessment, you find tender and red lesions on the patient's hand and feet. यहाँ से तुम्हें क्या पता चलता है बताओ? यहाँ से पता चलता है कि पेशेंट को एंडोकार्डाइटिस हुआ है. हाँ या ना? जो हिस्ट्री पूरा हमें पता है ना, यहाँ पे एंडोकार्डाइटिस हुआ है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डायग्नोसिस हुआ है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा, और ये बाकी हिस्ट्री बता रहा है. जब तुम असेसमेंट की, ऑन असेसमेंट यू फाइंड टेंडर red lesions on the patient's hands and feet. You know that this is a common finding in the patients with infective endocarditis and is known as DAS. इसको क्या बोलते हैं? अगर टेंडर रेड लेजन है on hands and feet, इसे क्या बोलेंगे? Denver lesion, roth spot, Osler's node and Procis sign. सर ऑप्शन सी अब ओस्लर्स आंसर नोट. क्या होगा? आंसर क्या? Osler's node. यही बोल रहे हो ना? यस सर. ओके, तो ओस्लर्स नोड के रिगार्डिंग मैंने क्या बोला था बताओ? ओस्लर नोड, ओस्लर वो तो नोड्स के फिंगर रिगार्डिंग तो मैंने क्या टो बोला में था? होता है. नंबर 1 क्या होना चाहिए? रेडिस होना चाहिए, रेडिस होना चाहिए. ठीक है ना? नंबर 2 क्या बोला था मैंने? टेंडर या पेनफुल होना चाहिए. पेनफुल. हाँ या ना बोलो? टेंडर एंड यस. पेनफुल, टेंडर और पेनफुल होना चाहिए, राइट? नंबर 3 में और क्या बोला था मैंने? ये फिंगर में दिखाए, मतलब फिंगर में मिलता है, फिंगर एंड टोज में मिलता है. हाँ या ना बोलो? नंबर 4 मैंने बोला था ये इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड होता है. इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड, इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड. हाँ या ना? कल मैंने ये थ्योरी वाला क्लासेस में बताया था कि ओस्लर्स नोड का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है. इसके अगेंस्ट अगर बात करें तो आ जाता है, क्या बताओ? जेनवे नोड या जेनवे लेजन्स बोल सकते हो. जेनवे लेजन का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, कौन बताएगा? नंबर 1 ये रेडिस होगा. हाँ या ना बोलो? नंबर 2 क्या होगा बताओ? पेनलेस. नॉन टेंडर होगा. नॉन टेंडर से बोल सकते हो, नॉन टेंडर या पेनलेस होगा, राइट? नंबर 3 क्या होगा? ये फिंगर एंड टो में आता है ओस्लर्स नोड. जनरल नोड कहाँ पे मिलेगा? पाम एंड जल्दी बताओ, पढ़ रहे हो या क्या कर रहे हो? पाम एंड फीट. पाम एंड सोल बोल सकते हो, राइट? नंबर 4 ये ओस्लर्स नोड जो है वो इम्यूनोलॉजिकली मेडिएटेड होता है. और जेनवे नोड कैसे होगा बताओ? हेमोरेजिक. वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड हेमोरेजिक टाइप, राइट? हेमोरेजिक लेजेंस होगा. देखो ऐसे पढ़ाई नहीं होता, ऐसे पढ़ाई नहीं होता. अगर पढ़ के नहीं आते हो तो फिर कोई फायदा नहीं. मैं थ्योरी क्लासेस क्यों बताया तुम्हें? बताया इसीलिए कि थोड़ा बहुत पढ़ के आ जाओ, सो दैट हम जब डिस्कशन करेंगे ये आसान होगा मुझे एमसीक्यू सॉल्व करवाने के लिए. अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ता है? पूरा सारा थ्योरी के साथ अभी एमसीक्यू करना पड़ता है. अगर थोड़ा बहुत पढ़ लेते तो शायद तुम्हें आसानी होता समझने के लिए और बाकी चीजें याद रखने के लिए. देखो ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे पढ़ाई नहीं होता, सिलेक्शन भी नहीं होता है, ठीक है ना? चलो अभी बात करते हैं जेनवे लेजन्स. जेनवे लेजन हो गया, ओस्लर्स नोड हुआ. अभी रोथ स्पॉट क्या है, कौन बताएगा? आई में जो ब्लेंचिंग टाइप का रहता है उसमें व्हाइट स्पॉट रहता है. हाँ, तो यह बेसिकली कहाँ पर होता है? फंडस में, ठीक है ना? फंडस ऑफ आई कहाँ पर होगा? फंडस ऑफ आई. फंडस ऑफ आई में क्या दिखता है? एक रेड कलर का सराउंडिंग होगा और बीच में क्या होगा? पेल कलर का सेंटर होगा, ठीक है ना? रेड आउटसाइड एंड पेल सेंटर. ये क्या होता है? पेल सेंटर. और ये कहां पर देखा जाता है? फंडस ऑफ द आई. समझ रही हो? हाँ या ना बोलो? ये किसके वजह से होता है? बेसिकली हेमोरेज के वजह से. हेमोरेज के वजह से क्या होता है? रोथ स्पॉट आता है बेसिकली कहां पर? फंडस ऑफ द आई. अभी ट्रोसिस साइन क्या होता है, कौन बोलेगा? कौन सा केस में आता है बताओ? सारे गधे हो, कोई फायदा नहीं इसे पढ़ के. ऑप्टिक्साइन एंड प्रोसिसाइन प्रोस्टेक्साइन एंड ट्रोसिसाइन कौन सा केस में? हाइपोकैल्सेमिया. हाइपोकैलेमिया. ओके सर. हाइपोकैल्सेमिया, ठीक है ना? जब हम प्रोसिसाइन का बताओ, देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है. अगर ये भी तुम्हें मतलब नहीं आता है ना आंसर, तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे.
ठीक है। प्रोसिसाइन कौन सा केस में आता है? हाइपोकैल्सीमिया वाला केस में। और हम जब बीपी कफ क्या करते हैं, बीपी कफ को लगा के फिर प्रेशर इंक्रीज कराते हैं, तब क्या होता है, हाथ ऑटोमेटिकली फ्लेक्स हो जाता है, फिंगर और रिस्ट जॉइंट है वो फ्लेक्स हो जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसिसाइन। और चीक में अगर टैप करते हैं, जो टैप करने पर जो मसल्स क्या होता है, मसल्स कंट्रैक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड चोस्टेक साइन। ठीक है ना, है ना, बोलो। The muscle twitching in the face due to tapping on the facial muscle. Facial muscle के ऊपर थोड़ा सा टैप करने पर जो मसल ट्विचिंग होगा, that is called चोस्टेक साइन। वो सारे हाइपोकैल्सीमिया का बात है, अभी नहीं, मतलब डिस्कशन नहीं करेंगे, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ रहे हो, भगवान बचाए तुम्हें। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, मैंने बोला टेंडर है, मतलब क्या होना चाहिए, ओस्लर नोड और जेनवे नोड दोनों के बीच में मैंने ये डिफरेंस बोला था। ओस्लर नोड टेंडर होता है, पेनफुल होता है, वेराज जेनवे नोड जेनवे लेजन्स नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेंडर लिखा, मतलब क्या आ जाना चाहिए आंसर, ओस्लर नोड। आया ना, बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने जो पिक्चर के साथ कल मैंने बताया था कि ओस्लर नोड जो है वो बेसिकली फिंगर या टो में पाया जाता है, वो रेड कलर का होगा, पेनफुल होगा एंड ये इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड होता है। एंड जेनवे लेजन कहाँ पर पाया जाता है, पाम में एंड सोल में, नॉन टेंडर होगा, रेडिस कलर का होगा एंड ये हेमोरेज की वजह से होता है। दिस इज रिगार्डिंग जेनवे लेजन। ये दोनों सिर्फ किसमें पाया जाता है, एंडोकार्डाइटिस में। ठीक है ना, एंडोकार्डाइटिस में हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन जो कि केस बेस्ड होगा, केस बेस्ड सिनारियो क्वेश्चन से स्पेसिफिकली जो एम्स में पूछा जाता है, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। ए 30-year-old female is being treated for infective endocarditis with IV antibiotics। मतलब कोई 30 ईयर का ओल्ड फीमेल है जिसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है और चल रहा है क्या, आईवी एंटीबायोटिक। एट द बिगिनिंग ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन, इनिशियली वो जैसे हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, ठीक है ना, शुरुआत में हॉस्पिटलाइजेशन का शुरुआत में द पेशेंट सिम्टम वेर सीवियर, पेशेंट का सिम्टम बहुत सीवियर था एंड सडनली सारे सिम्टम्स आया था विद हाई फीवर बट आर नाउ कंट्रोल्ड। सिम्टम्स ज्यादा था, फीवर था, अभी कंट्रोल है। जैसे हॉस्पिटल को आया था ना, शुरुआत में सीवियर था, सडन था और अभी कंट्रोल में है सारे क्लिनिकल फीचर्स जो है, सिम्टम्स जो है। She has no significant health history other than 2 cesarean sections in the past। उसका कोई significant health history नहीं है, other than मतलब 2 सिर्फ cesarean section हुआ है, उसके अलावा और कोई हिस्ट्री उसका नहीं है। जो भी हो, पर cesarean section मतलब सर्जरी का तो हिस्ट्री है क्या ना, बोलो, समझ रहे हो। सो दिस इज सर्जरी का हिस्ट्री, मतलब एंडोकार्डाइटिस होने का चांस है। She is being prepped for central line placement, ठीक है ना। सो सी कैन बी डिस्चार्ज होम। अभी उसको सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट किया गया है, मतलब किया जाने वाला है, सो दैट वो घर को जाके वहां पे कंटिन्यू कर सकती है, जो बाकी 4 वीक का एंटीबायोटिक रेजिमेन है वो कंटिन्यू करेगी, क्योंकि आईवी एंटीबायोटिक चल रहा है। शुरुआत में बोला कि उसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, आईवी एंटीबायोटिक चल रहा है, तो 4 हफ्ते के लिए जो एंटीबायोटिक चलेगा उसके वजह से यहाँ पे सेंट्रल लाइन का प्लेसमेंट किया जाने वाला था, ठीक है ना। What is the type of infective endocarditis this classified as based on the information listed? इनमें से क्या पता चलता है तुम्हें, कौन सा टाइप का एंडोकार्डाइटिस है, अक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सब अक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा व्हाट इज द टाइप ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस दिस क्लासिफाइड, मतलब ये कौन सा टाइप का इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, क्वेश्चन ये पूछा। अगर डी को देखो ना, ये बोला पेरिकार्डाइटिस है क्या, ये तो गलत है पहले ही, हाँ या ना, बोलो। ये क्वेश्चन पूछ रहा कौन सा टाइप का एंडोकार्डाइटिस, ऑप्शन में डी में बोल दिया कि पेरिकार्डाइटिस है, तो गलत हुआ ना। फिर अगर किसी को पहले हटाना है तो डी को पहले हटा देंगे, क्यों, ये तो रिलेटेड है ही नहीं। हमें देखना है कि कौन सा टाइप का एंडोकार्डाइटिस है, पेरिकार्डाइटिस थोड़ी ना देखना है, हाँ या ना, समझ रहे हो क्या। तो पहले गलत क्या हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। बाकी ये तीनों में से क्या लग रहा है बताओ सर। ऑप्शन बी, सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। क्यों लग रहा है सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस करके,
सर एक्यूट लेस देन 6 वीक्स होने से एक्यूट एंड इन्फेक्टिव होता। देखो यहाँ पे क्या बोला, मतलब सेकेंड स्टेटमेंट को देखो। पहले तो हमें ये पता है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, इसलिए तो आईवी एंटीबायोटिक चल रहा है या ना बोलो, है या ना बोल दो। Yes, इसलिए sir. आईवी एंटीबायोटिक क्यों चल रहा है बताओ, ये एक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, तो ऑप्शन सी को पहले हटा देंगे, है या ना बोलो, क्योंकि ये ऑप्शन सी बोला कि नॉन इन्फेक्टिव है। ये पॉसिबल है क्या, है या ना बोलो। No, sir. नहीं, तो नो सर। ऑप्शन सी डी पहले यहाँ से हट गया। अभी दो Yes, हमारे sir. पास ऑप्शन है, ए एंड बी। क्या ये अक्यूट कंडीशन है या सब अक्यूट है, हमें ये देखना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है ना। अक्यूट कब होगा, जब सडनली फीचर्स आएगा, है या ना बोलो। Yes, sir. सडनली यस अगर फीचर आता है तो अक्यूट वाला बोल देंगे। ये बोला कि Yes, एट द sir. बिगिनिंग ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन द पेशेंट्स सिम्टम्स वर सीवियर एंड सडन। इसका मतलब ये अक्यूट कंडीशन तो था, है या ना बोलो, है ना बोलो। Yes, सीवियर sir. था, Yes. सडन था, विद हाई फीवर, बट अब नाउ कंट्रोल्ड। अभी के लिए वो कंट्रोल में है। इसका मतलब ये कौन से टाइप का होना चाहिए, अक्यूट है सब अक्यूट होना चाहिए। क्या लग रहा है बताओ आंसर। Acute. एग्जैक्टली यहाँ पे आंसर जो है वो अक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो सडनली हुआ है, सीवियर था और सडन था, है या ना बोलो। समझ में आ रहा है क्या, Yes, समझ sir. में आ रहा है क्या, बाकी यस Yes, yes, sir. समझ में आ रहा है या ना बोलो। Yes, Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर और एक केस बेस्ड एमसीक्यू है। केस क्या है समझना पड़ेगा यहाँ पे। ए पेशेंट इज एडमिटेड विद सेप्सिस। कोई पेशेंट है एडमिटेड हुआ सेप्सिस हो गए, ठीक है ना। सेप्सिस मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड में कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन हुआ है। द पेशेंट हैज अ टेम्परेचर ऑफ 104.2 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जो केस बेस्ड एमसीक्यू है ना, वो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, राइट। टेम्परेचर कितना है, सेप्सिस हुआ है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी है कि इन्फेक्शन स्प्रेड हो कहीं पे भी, क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन हुआ है। टेम्परेचर कितना है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब फीवर है, एंड इज एक्सपीरियंसिंग चिल्स। उसे बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है, सेप्सिस की वजह से हाइपोथर्मिया होगा, राइट। आई मीन हाइपोथर्मिया तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते। टेम्परेचर 104.2 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसलिए क्या होगा बाद में, उससे क्या होगा कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि हाइपोथैलेमस कंट्रोल नहीं कर पाएगा, इसके वजह से चिल्स आता है, राइट। ऑन असेसमेंट यू नोट ए माइट्रल मर्मर, which of the patient states they have never heard before। उससे पहले कभी भी नहीं था, पर अभी रिसेंटली उससे माइट्रल मर्मर हुआ है। एंड ए डार्क स्मॉल लाइंस ऑन द पेशेंट्स फिंगरनेल। डार्क स्मॉल लाइंस ऑन द पेशेंट्स फिंगरनेल, ये क्या बता रहा है बताओ, ये कौन सा साइन है बताओ। डार्क स्मॉल लाइंस ऑन द पेशेंट्स फिंगरनेल्स, ये कौन सा टाइप है बताओ, कौन सा फीचर है ये। Splinter hemorrhage. वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड स्प्लिंटर हेमरेज। क्या बोलेंगे इसको, स्प्लिंटर Splinter हेमरेज। क्या पढ़ रहे हो बताओ, कल मैंने इतना बताया, अभी मतलब सारा दिमाग से खाली हो गया क्या। स्प्लिंटर हेमरेज बिलो और अंडर द नेल, है या ना, अंडर द नेल, इसे क्या बोल देंगे, द डार्क स्मॉल लाइंस ऑन द पेशेंट्स फिंगरनेल है। ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं उसे एंडोकार्डाइटिस तो है या ना बोलो। द पेशेंट हैज हिस्ट्री ऑफ आईवी ड्रग यूज इन द पास्ट, इस ये भी इंडिकेट कर रहा है कि उसे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। However, the patient states that they are no longer using the drugs। अभी वो पेशेंट पास्ट में और पहले लेता था आईवी ड्रग्स, मतलब कोई ड्रग्स लेता था इंट्रावेनसली, अभी नहीं ले रहा है। द फिजिशियन सस्पेक्ट्स पॉसिबल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। हाँ, सस्पेक्ट करना तो बनता है, क्यों, फीवर एक है फीचर, दूसरा माइट्रल मर्मर है, तीसरा यहाँ पे स्प्लिंटर हेमोरेज है, चौथा फीचर यहाँ पे आईवी ड्रग का हिस्ट्री है, ठीक है ना। तो ये चारों फीचर हमें बताता है कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अभी इसको कंफर्म कैसे करें, ठीक है ना। व्हाट डायग्नोस्टिक टेस्ट do you expect the physician to order in order to confirm the presence of infective endocarditis। infective endocarditis मतलब है, ये कंफर्म करने के लिए कौन सा टेस्ट यहाँ पर फिजिशियन बोलेगा या
मतलब प्रिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन ए अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड, बी हार्ट कैथेटराइजेशन, सी ट्रांसइसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम एंड डी व्हाइट ब्लड सेल काउंट। क्या लग रहा है यहाँ पे? ट्रांसओसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम। वेरी ऑप्शन गुड। जी सर। पहला वाला क्वेश्चन में मैंने बताया था, वहां पे पहला वाला क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था कि ट्रांस इसोफेजियल, इसको क्या बोलते हैं? टीईई, ठीक है ना। ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम मैंने बोला था, कल भी बोला था कि इकोकार्डियोग्राम हमें बताएगा रिगार्डिंग व्हाट? द इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसको नॉर्मल हम बोलते हैं कितना? 50 से लेके 70 तक होना चाहिए, है या ना। इससे हमें पता चलेगा कि कार्डियक आउटपुट कैसे चल रहा है। इकोकार्डियोग्राम हमें ये भी बताएगा रिगार्डिंग एक्सटेंट ऑफ द एंडोकार्डाइटिस, है या ना बोलो, एंडोकार्डाइटिस। तो इसीलिए हमें ये पता चलेगा टीईई में, इकोकार्डियोग्राम से पता चलेगा कि कितना एक्सटेंट तक एंडोकार्डाइटिस हुआ है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है। लेकिन डब्ल्यूबीसी का काउंट देखने पर ये थोड़ी ना बताएगा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है या नहीं, ये बताएगा बॉडी के अंदर कहीं पे भी सिस्टमिक या फिर इन्फेक्शन है। हाँ हाँ, दिस इज नॉन स्पेसिफिक, है या ना बोलो, स्पेसिफिकली नहीं बोलेगा, दिस इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट में इंफेक्शन है ये बता देगा, है या ना। और हम बेसिकली हार्ट कैथेटराइजेशन करने पर और भी ज्यादा कंडीशन खराब होगा, है या ना। अगर हम डाउट कर रहे हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो हमें कोई भी इन्वाजिव प्रोसीड्योर नहीं करना चाहिए, वी शुड अवॉइड इट, है या ना बोलो, यस है या ना बोलो। अगर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करें, क्या एब्डोमेन में हार्ट होता है क्या? सर। क्या एब्डोमेन में हार्ट होता है क्या? तो पहले ऑप्शन ए तो मतलब गलत हो जाना चाहिए, हाँ या ना बोलो। अगर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से क्या पता चलेगा हमें? समझ रही हो? तो ये भी तो गलत हुआ और डी भी गलत हुआ। अभी दो हमारे पास है, एक इन्वाजिव प्रोसीड्योर है जो हमें नहीं करना चाहिए, हाँ या ना बोलो, यस सर। एंड ऑप्शन सी इसीलिए क्या हो गया? करेक्ट हो गया। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। यहाँ पे आंसर हुआ ट्रांस इसोफेजियल इकोकार्डियोग्राम। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। यहाँ से जो करेक्ट है उसे हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, माइंड में रखना है, दिमाग में रखो कि एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। व्हाट आर द टिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का क्या क्या टिपिकल साइन सिम्टम्स है इसमें? ऑप्शन ए हाइपरथर्मिया, बी एस4 गैलोप या फिर एस4 हार्ट साउंड बोल सकते हो, जिसे हम बोलते हैं क्या? एस4 हार्ट साउंड को हम बोलते हैं एट्रियल गैलोप, एट्रियल गैलोप भी बोल सकते हो, एट्रियल गैलोप। एंड एस3 गैलोप को, एस3 गैलोप या एस3 हार्ट साउंड को हम क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर गैलोप, वेंट्रिकुलर गैलोप भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलो सी को, सी मतलब क्या? यहाँ पे सी बोला है एनलार्ज्ड स्प्लीन, D. Hyperkalemia. E. Substernal pain that radiates to the back. F. Heart failure. Z. Cardiac murmur. इनमें से कौन सा टिपिकल साइन सिम्टम तुम्हें इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मिलेगा? सर एस फॉर ए सी ई एफ जी। हाइपरथर्मिया होगा क्या? हाँ या ना बोलो। यस सर। तो हाइपरथर्मिया हाइपरथर्मिया होगा। क्या एस फॉर हार्ट साउंड होगा? कभी भी हमें क्लिनिकल फीचर में ये नहीं बताया गया कि एंडोकार्डाइटिस में ये हो सकता है। कोई भी पेशेंट का एस4 हार्ट साउंड हो ना, ये एंडोकार्डाइटिस में नहीं होता है, पर मर्मर होता है या ना? यस सर। मर्मर होता है पर एस4 हार्ट साउंड तो नहीं, है या ना बोलो। यस स्प्लीन क्या होता है या नहीं होता? होता है। वेरी गुड, ये भी होता है या ना बोलो। नेक्स्ट हाइपरकैलेमिया होता है क्या? हाइपरकैलेमिया के रिगार्डिंग कभी पढ़े थे हम क्या एंडोकार्डाइटिस में? नो सर। नहीं, तो हाइपरकैलेमिया नहीं हो सकता। सबस्टर्नल पेन, स्टर्नम के बिहाइंड अगर पेन होगा एंड दैट रेडिएट्स टू द बैक, क्या ये हो सकता है क्या एंडोकार्डाइटिस में? यस सर। पेन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोला था वो कहाँ पर मैंने बोला था? कहाँ पर? पेरिकार्डाइटिस में मैंने बोला था कि बिलो द क्लेविकल होना चाहिए और वो रेडिएट होना चाहिए लेफ्ट साइड को, ठीक है ना, समझ रही हो। बट रेडिएट टू बैक ये तो है नहीं,
रेडिएट टू द बैक ये नहीं है, समझ रहे हो? ये रेडिएट कहां पर होना चाहिए? लेफ्ट साइड ऑफ द स्कापुला, है या ना? लेफ्ट स्कापुला को होना चाहिए नंबर 1। नंबर 2 रेडिएट होना चाहिए नेक को, है या ना? जल्दी बताओ, समझ रहे हो क्या? नंबर 3 बिलो द क्लेविकल, बिलो द क्लेविकल पर ये सबस्टर्नल ये तो नहीं बोला गया है, हाँ या ना बोलो? कभी भी मैंने सबस्टर्नल नहीं बोला, इसीलिए ऑप्शन ई यहाँ पे गलत हो जाना चाहिए। पेन सबस्टर्नल एंड रेडिएट्स टू द बैक नहीं, बल्कि ये सिर्फ कहां पर होना चाहिए? लेफ्ट साइड को, समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो? यस सर। नेक्स्ट, हार्ट फेलियर होने का चांस है क्या? एंडोकार्डाइटिस में, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में बिल्कुल होने का चांस है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्यों? कि एंडोकार्डाइटिस में क्या हो जाता है? कैल्सिफिकेशन हो जाता है, हाँ या ना बोलो? कैल्सिफिकेशन हो जाता है एंडोकार्डाइटिस में, इन्फ्लामेशन की वजह से कार्डियक आउटपुट कम होकर हार्ट फेलियर हो जाता है। दो चीज होगा, इधर कंट्रैक्शन कम होगा, नहीं तो रिलैक्सेशन नहीं होगा, हाँ या ना बोलो? समझ रही हो? यस सर। तो ये हार्ट फेलियर होने का चांस रहता है। कार्डियक मरमर होने का चांस है क्योंकि वाल्वुलर डिफेक्ट होगा, ठीक है ना? माइट्रल वाल्व का डिफेक्ट हो सकता है, पल्मोनरी वाल्व का डिफेक्ट होता है, हाँ या ना? कोई भी वाल्व का डिफेक्ट हो सकता है, एवी वाल्व या मतलब सेमिलुनर वाल्व, किसी का भी डिफेक्ट हो सकता है। कार्डियक मरमर उसकी वजह से होना, दिस इज कॉमन इन एंडोकार्डाइटिस। तो यहाँ पे जो जो करेक्ट आंसर है, जो जो सिम्टम दिखेगा वो ऑप्शन है, मतलब जी कार्डियक मरमर होगा, हार्ट फेलियर हो सकता है, एनलार्ज्ड स्प्लीन होगा एंड हाइपरथर्मिया होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडिंग ए डिस्चार्ज टीचिंग, ठीक है ना? तुम कोई पेशेंट को ना टीचिंग दे रहे हो जब पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला है। डिस्चार्ज टीचिंग दे रहे हो टू ए पेशेंट बीइंग ट्रीटेड फॉर एंडोकार्डाइटिस, उसे एंडोकार्डाइटिस का ट्रीटमेंट चल रहा था और डिस्चार्ज होने वाला है, तुम टीचिंग दे रही हो। Which statement by the patient demonstrated which statement by the patient demonstrated they understood your teaching about this condition? तुम जो बता रही थी पेशेंट को, मतलब बता रही थी रिगार्डिंग एंडोकार्डाइटिस, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बोलने पर पेशेंट तुम्हें पता चलेगा कि मैं जो बोल रहा था उसे समझ में आ गया, ठीक है ना? विच स्टेटमेंट बाय द पेशेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट पेशेंट बोलने पर तुम्हें लगेगा उसे समझ में आ गया है तुम जो बता रही थी, ठीक है ना? ऑप्शन ए, आई विल स्टॉप टेकिंग एंटीबायोटिक्स once my fever is gone in order to prevent antibiotic resistance, ठीक है? मैं एंटीबायोटिक लेना बंद कर दूंगा एक बार मेरा फीवर क्या हो गया? कम हो गया, सबसाइड हुआ, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना? क्या ये सही बात है क्या? नो सर। बिल्कुल नहीं। अगर फीवर कम होता है फिर भी हमें क्या करना चाहिए? एंटीबायोटिक का जो कोर्स है उसे कंटिन्यू करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, है या ना बोलो? समझ रहे हो क्या? Yes, sir. जो हमें मान लो 5 दिन के लिए, 5 डेज के लिए हमें एंटीबायोटिक का एडवाइस किया गया है, मान लो तुम्हारा 2 दिन में फीवर कम हो गया, क्या बंद कर दोगे एंटीबायोटिक? नो सर। नहीं करना No, चाहिए, sir. हाँ या ना? कंटिन्यू कब तक करना चाहिए? 5 दिन तक करेंगे, हाँ या ना? तो 5 दिन तक करेंगे तो ही जाके एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो ये उल्टा बोल रहा है, ये बोल रहा है जैसे फीवर कम हुआ हमें एंटीबायोटिक बंद कर देना चाहिए सो दैट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रिवेंट होगा, नहीं, ये उल्टा होगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, हाँ या ना? समझ रहे हो क्या? Yes, sir. यस सर। तो ये तो गलत बात है, समझ गए क्या? ऑप्शन बी को देखो, आई विल ओनली वॉश माई हैंड विथ सोप एंड वाटर, ठीक है ना? आई विल ओनली वॉश माई हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, ठीक है? अभी सी को चलते हैं, आई विल इन्फॉर्म माई डेंटिस्ट about my history of endocarditis prior to any invasive procedure, मैं मेरा डेंटिस्ट को बताऊंगा रिगार्डिंग कि मेरा जो हिस्ट्री है एंडोकार्डाइटिस का, कोई भी इन्वाजिव प्रोसीड्यूर से पहले मैं डेंटिस्ट को बता दूंगा कि मुझे पहले एंडोकार्डाइटिस का हिस्ट्री है, ठीक है ना? ऑप्शन डी, आई विल अवॉइड ईटिंग फिश एंड ऑर्गन मीट्स, ठीक है? यस सर। यहाँ पे ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी को अगर देखें, सिर्फ हैंड को सोप एंड वाटर में धोना इज नॉट इम्पोर्टेंट। अगर हैंड हाइजीन के रिगार्डिंग बात करें तो अगर ये
मतलब विजिबल नहीं है, मतलब अगर हाथ में विजिबल नहीं है कुछ डॉट्स वगैरह, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर भी यूज कर सकते हैं। हाँ या ना बोलो। तो अगर हैंड वॉश करना सिर्फ सोप एंड वाटर में, मतलब है, हो सकता है कि और कुछ हम यूज कर सकते हैं, हैंड मतलब हैंड वॉश यूज कर सकते हैं, ऐसा बोला कि सोप एंड वाटर यूज करेंगे, पॉसिबिलिटी है कि सैनिटाइजर भी यूज करें, है या ना। तो ऐसे भी हो सकता है, ये मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ सोप एंड वाटर में हैंड वॉश करना चाहिए। ओनली वॉश विथ हैंड विथ सोप एंड वाटर, ये बिल्कुल गलत बात है, ठीक है ना। अगर बोलूं मैं ऑप्शन डी, आई विल अवॉइड ईटिंग फिश एंड ऑर्गन मीट्स, ये फिश एंड ऑर्गन मीट को अवॉइड करना कोई मतलब नहीं बनता। पर ऑप्शन सी को अगर बोले कि कोई भी इन्वाजिव प्रोसीड्योर से पहले, मैंने जैसे बोला था, कोई भी इन्वाजिव प्रोसीड्योर से पहले हमें क्या कर देना चाहिए, पहले बता देना चाहिए डेंटिस्ट को कि मुझे एंडोकार्डाइटिस का हिस्ट्री है, तो वो एंटीबायोटिक चला के फिर बाद में अगर हो सकता है, अगर रिक्वायरमेंट हुआ तो वो डेंटिस्ट इन्वाजिव प्रोसीड्योर करेगा। समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो। तो हमें ये हिस्ट्री बता देना चाहिए एंडोकार्डाइटिस का, ये सही बात यहाँ पर लग रहा है। ए बी सी डी में से जो करेक्ट होना चाहिए यहाँ पे, वो क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन सी हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए पेशेंट बीइंग ट्रीटेड फॉर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, कोई पेशेंट है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, इज कंप्लेनिंग ऑफ वेरी शार्प radiating abdominal pain that goes to the left shoulder and back. As the nurse familiar with the complications of infective endocarditis, what do you suspect is the cause of this patient finding? मतलब वो बोल रहा है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये देखो केस बेस्ड एमसीक्यू है, यहाँ पर क्लिनिकल फीचर दिया, तुम्हें डायग्नोसिस करना है, ठीक है ना। क्लिनिकल फीचर क्या, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का डायग्नोसिस है। कंप्लेन कर रहा है वेरी शार्प रेडिएटिंग एब्डोमिनल पेन है, ठीक है ना, एब्डोमिनल पेन है, ठीक है ना, दैट गोज टू द लेफ्ट शोल्डर, एब्डोमिनल पेन है जो कि लेफ्ट शोल्डर के टुवर्ड्स जा रहा है। एंड ये कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का क्या हो सकता है, रेनल एम्बोलिक इवेंट, पल्मोनरी एम्बोलिक इवेंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एम्बोलिक इवेंट, स्प्लेनिक एम्बोलिक इवेंट। Sir, option D, splenic embolic event. देखो मैंने कल कुछ एम्बोली के रिगार्डिंग बताया था कि मॉनिटर करना चाहिए, क्या क्या एम्बोली के बारे में बताया था, मैंने बोला था स्प्लेनिक एम्बोली के रिगार्डिंग, हाँ या ना बोलो, स्प्लेनिक एम्बोली के रिगार्डिंग बताया था, स्प्लेनिक एम्बोली। नंबर 2 क्या बताया था, रेनल एम्बोली के रिगार्डिंग, हाँ या ना। नंबर 3 क्या बताया था, सीएनएस एम्बोली। नंबर 4 क्या बताया था, पल्मोनरी, ठीक है ना। अभी रेनल एम्बोली इवेंट में क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स आता है, कौन बताएगा। रेनल एम्बोलिक इवेंट जो कॉम्प्लिकेशन होता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में, क्या क्या फीचर्स होगा। नंबर 1 क्या आता है, फ्लैंक पेन, आइए ना बोलो, फ्लैंक पेन होगा, एंड ये पेन रेडिएट होगा टू ग्रॉइन, रेडिएटिंग टू ग्रॉइन एरिया, ठीक है ना। नंबर 2 फीचर क्या आता है रेनल एम्बोली में, हेमाचुरिया, राइट। नंबर 3 पायूरिया। देखो ऐसे पढ़ाई नहीं होता, ठीक है, पढ़ाई नहीं होता ऐसे, अगर आंसर नहीं बता पाओगे तो कोई फायदा नहीं है ऐसे क्लास करने का, ठीक है। एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैं बता के जा रहा हूं, अगर तुम लोग आंसर नहीं दे पाओगे तो क्या बताऊं मैं फिर, थ्योरी पढ़ा के भी, ठीक है। पल्मोनरी एम्बोलिक इवेंट में क्या क्या फीचर्स आता है बताओ। नंबर 1 चेस्ट पेन आता है, और दूसरा क्या था बताओ, कफ होता है, वेरी गुड। और नेक्स्ट क्या था बताओ, डिस्निया, ठीक है, क्या था बताओ, डिस्निया आता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एम्बोलिक इवेंट में क्या था बताओ। नंबर 1 कंफ्यूजन, हाँ या ना बोलो। नंबर 2 जल्दी बताओ, अफासिया, एंड नंबर 3 डिस्फाजिया, तो ये सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एम्बोलिक इवेंट है। अगर एम्बोली या फिर क्लॉट जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अटक जाता है, अगर क्लॉट जाके स्प्लीन के अंदर अटक जाता है तो स्प्लेनिक एम्बोलिक इवेंट होगा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या फीचर्स होता है, एब्डोमिनल पेन होगा, ठीक है ना, एब्डोमिनल पेन, एंड ये रेडिएट होगा
रेडिएट कहां पर होगा? रेडिएट टू लेफ्ट शोल्डर, रेडिएट टू लेफ्ट शोल्डर, हाँ या ना? तो ये आता है नंबर 1। नंबर 2 क्या आता है? रिबाउंड टेंडरनेस, रिबाउंड टेंडरनेस। कल मैंने बताया था रिबाउंड टेंडरनेस के रिगार्डिंग कि रिबाउंड टेंडरनेस कब कब होता है? जब हम एब्डोमेन को पाल्पेट करते हैं और पाल्पेट करके जब दबाते हैं तब पेन नहीं होता है। जब छोड़ते हैं, पल्पेट करके दबा लिए, और जब हैंड रिलीज करते हैं, रिलीज करने के टाइम जब पेन होगा, दैट इज कॉल्ड रिबाउंड टेंडरनेस। क्या समझ में आया? हाँ या ना बोलो? Yes, तो sir. यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए बताओ? आंसर क्या हो Splenic जाना चाहिए embolic बताओ? event. ये बोला कि पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि वेरी शार्प रेडिएटिंग एब्डोमिनल पेन, ठीक है ना, दैट गोज टू द लेफ्ट शोल्डर। ये किसके साथ फिट बैठता है बताओ? किसके साथ, कौन सा ऑप्शन के साथ फिट होता है बताओ? Splenic embolic event. वेरी गुड, दिस इज स्प्लेनिक एम्बोलिक इवेंट। एक तो कॉमन सेंस ये भी लगा सकते हैं, एब्डोमेन के अंदर तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम थोड़ी ना होता है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एम्बोलिक इवेंट होगा, क्या एब्डोमिनल पेन होगा? नहीं, ठीक है ना? No, sir. पल्मोनरी एम्बोलिक इवेंट मतलब लंग्स के अंदर होता है तो चेस्ट पेन होना चाहिए, थोड़ी ना एब्डोमेन में पेन होगा, नहीं होगा। अभी हमारे पास दो चीज बचता है, क्या? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। अगर एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई करें तो बी सी तो यहाँ पे बिल्कुल एलिमिनेट हो जाना चाहिए। अभी हमारे पास दो होता है, एक है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी। एक है रेनल एम्बोलिक इवेंट, दूसरा स्प्लेनिक एम्बोलिक इवेंट। रेनल एम्बोलिक इवेंट में कौन सा टाइप का पेन होता है? फ्लैंक पेन, एंड जो कि ग्रॉइन एरिया को रेडिएट होगा। एंड स्प्लेनिक एम्बोलिक इवेंट में क्या होता है? एब्डोमिनल पेन, ठीक है ना, एब्डोमिनल पेन, और ये रेडिएट होता है लेफ्ट शोल्डर को। तो दोनों में से अगर आंसर बताएं तो ऑप्शन डी करेक्ट यहाँ पर हो जाना चाहिए। इज इट क्लियर? है ना बोलो? Yes, sir. और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट आते हैं। A patient with endocarditis has listed in their medical history about growth spots, ठीक है ना? एंडोकार्डाइटिस कोई पेशेंट को हुआ है, उसका क्या हुआ है? रोथ स्पॉट हुआ है। मेडिकल हिस्ट्री में लिखा गया है कि उसका हिस्ट्री है रोथ स्पॉट। यू नो दैट दिस इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड प्रेजेंट्स अस। ये रोथ स्पॉट जो है वो एंडोकार्डाइटिस में कैसे दिखता है, ठीक है ना? ऑप्शन ए, नॉन टेंडर स्पॉट्स फाउंड इन द फीट एंड हैंड्स। बी, रेड एंड टेंडर लेजन्स फाउंड इन द आईज। सी, retinal hemorrhage with the white centers. D, purplish spots found in the forearms and groin area. यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन सी। यहाँ पर क्या देखो, नॉन टेंडर स्पॉट्स फाउंड इन फीट एंड हैंड्स, ये क्या हो जाना चाहिए? कौन सा लेजन है बताओ? जेनवे लीजन, जेनवे लेसन। जेनवे लीजन है, हाँ या ना बोलो? रेड टेंडर लेजन्स फाउंड इन आई, आई में तो टेंडर लेजन्स रेड ये तो नहीं होता, ठीक है ना? Yes, sir. और पर्पल स्पॉट्स ये तो ग्रॉइन एरिया में नहीं आता है। रेटिनल हेमोरेज विथ व्हाइट सेंटर्स, मैंने बोला था पेल सेंटर्स या व्हाइट सेंटर्स, ये आ जाता है क्या बताओ? रोथ स्पॉट्स, है या ना? सो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। रोथ स्पॉट के रिगार्डिंग में आगे पिक्चर दिखाऊंगा, रोथ स्पॉट क्या होता है, और भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग रोथ स्पॉट्स, तो आगे मैं पिक्चर दिखा के और भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो अभी के लिए चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, जो करेक्ट आंसर है उसे फिर सिलेक्ट करो। यहाँ पे आंसर एक से ज्यादा हो सकता है। Which of the following are not typical signs and symptoms of pericarditis? यहाँ पर जो ए से एफ तक ऑप्शंस दिया है, इनमें से कौन सा टिपिकल साइन सिम्टम नहीं है? नॉट लिखा यहाँ पर, ठीक है ना? नॉट टिपिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस का कौन एक साइन सिम्टम है? नहीं। ऑप्शन है फीवर, बी इंक्रीज्ड पेन व्हेन लीनिंग फॉरवर्ड, सी ST segment depression, D pericardial friction drop, E radiating substernal pain felt in the left shoulder, F breathing in relieves pain. यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए आंसर बताओ? पेरिकार्डाइटिस में जो क्लिनिकल फीचर्स था, फीवर था क्या? फीवर होता है क्या पेरिकार्डाइटिस में? होता है, वेरी गुड। इंक्रीज्ड पेन व्हेन लीनिंग फॉरवर्ड, मैं पेन के रिगार्डिंग दो चीज बताया था, ठीक है ना? पेन के रिगार्डिंग कि पेन कब ज्यादा होता है और कब कम होता है, हाँ या ना बोलो?
समझ रही हो? यस सर। तो कब यस सर। कम होता है, कब ज्यादा होता है? नंबर 1, पेन ज्यादा होने का चांस कब होता है, वर्स्ट कब होता है, ज्यादा खराब कब होता है? वर्स्ट कब होगा बताओ? डीप इंस्पिरेशन करने लीनिंग के टाइम। फॉरवर्ड। हाँ, डीप यॉर्निंग इंस्पिरेशन के टाइम। नंबर 2 फॉरवर्ड बेंडिंग। हाँ या ना बोलो? फॉरवर्ड बेंडिंग, तो उस टाइम पे ज्यादा पेन होता है। तो इंक्रीज पेन व्हेन लीनिंग फॉरवर्ड, क्या ये सही है? यस सर। आई मीन गलत बोल दिया मैंने। वर्स्ट मतलब ज्यादा खराब नहीं होता ना, वर्स्ट फॉरवर्ड बेंडिंग में कम होता है। हाँ या ना? तो मतलब यहाँ पे खराब पेन ज्यादा होता है कौन से टाइम पे? लाइंग डाउन पोजीशन में, लाइंग डाउन या सुपाइन पोजीशन में, या फिर टर्न होने के टाइम। टर्न होने के टाइम ज्यादा खराब होता है पेन, या ज्यादा पेन एग्रेवेट हो जाता है। अगर रिलीफ के बारे में बात करें, पेन कब रिलीव होता है, तो कौन सा पोजीशन में रिलीव होता है बताओ? कार्डियक पोजीशन मैंने बोला था, अपराइट पोजीशन में, है या ना? अपराइट, या फिर कैसे बोल सकते हो, ऑर्थोपनिक, ऑर्थोपनिक पोजीशन या कार्डियक पोजीशन बोल सकते हो, राइट? एंड या फिर ये बोल सकते हो कि सिटिंग पोजीशन में, है या ना? या फिर बोल सकते हो फॉरवर्ड बेंडिंग, है या ना? जो कार्डियक पोजीशन होता है फॉरवर्ड बेंडिंग, राइट? तो ये पेन को रिलीव करेगा, है या ना? बोलो, पेन विल बी रिलीव्ड अगर अपराइट पोजीशन, ऑर्थोपनिक पोजीशन या फिर फॉरवर्ड बेंडिंग होता है तो पेन रिलीफ होता है या ना? तो यहाँ पे गलत बोल दिया ना ऑप्शन बी को। अगर देखो, पेन इंक्रीज विद, आई मीन इंक्रीज पेन व्हेन लीनिंग फॉरवर्ड, अगर फॉरवर्ड बेंडिंग होगा क्या पेन इंक्रीज होता है? यहाँ पे देखो, रिलीफ में मैंने बोला कि फॉरवर्ड बेंडिंग में क्या होना चाहिए, पेन कम होना चाहिए। तो ये तो गलत बात हुआ, ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ये गलत हुआ कि ये स्टेटमेंट गलत है, पर आंसर सही है या ना? बोलो, ये नॉट टिपिकल साइन, मतलब ये टिपिकल साइन नहीं होता है ये, बल्कि जब हम लाइन डाउन पोजीशन में, सुपाइन पोजीशन में होते हैं उस टाइम पे ज्यादा पेन होता है, एंड डीप इंस्पिरेशन करने के टाइम पेन ज्यादा होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर एक गलत स्टेटमेंट है। इट इज नॉट ए टिपिकल साइन ऑफ द पेरिकार्डाइटिस। फीवर होता है, दिस इज नॉट द क्लिनिकल फीचर। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होना, क्या डिप्रेशन होता है या एलिवेशन होता है बताओ? पेरिकार्डाइटिस में डिप्रेशन या एलिवेशन होता है? किसी को नहीं पता? श्रद्धा, तुम आंसर दे रही हो पर सुनाई नहीं दे रहा है। मतलब क्या थ्योरी पढ़ रहे हो फिर? यहाँ पे पेरिकार्डाइटिस वाला केस में मैंने बोला था कि एसटी सेगमेंट क्या होता है, एलिवेशन होता है। तो ये गलत बात है, यहाँ पर एसटी एलिवेशन होना चाहिए, एसटी एलिवेशन होना चाहिए। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, ये क्लिनिकल फीचर, ये तो सही बात है, ठीक है ना? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, जहां पे पेरिकार्डियम थोरासिक कैविटी का इनर लाइनिंग के साथ फ्रिक्शन की वजह से पेन होना, ठीक है? ऑप्शन ई, रेडिएटिंग द सबस्टर्नल पेन फेल्ट इन द लेफ्ट शोल्डर, ये तो सही बात है, इसे मतलब क्लिनिकल फीचर है, लेफ्ट शोल्डर को आता है पेन। ब्रीदिंग इन रिलीव्स पेन, मैंने बोला कि डीप ब्रीदिंग जब करते हैं, डीप इंस्पिरेशन करते हैं, उस टाइम पे ब्रीद करना विल बी पेनफुल, ये गलत बात है। दिस इज नॉट ए टिपिकल फाइन, मतलब टिपिकल साइन, रिलीफ नहीं होता है बल्कि ब्रीद इन करने पर ज्यादा पेन होता है। तो ये ऑप्शन एफ यहाँ पे गलत है, दिस इज नॉट ए टिपिकल साइन। एसटी सेगमेंट डिप्रेशन नहीं होता, एलिवेशन होता है, ये भी तो गलत है। लीनिंग फॉरवर्ड करने पर भी पेन कम होता है, यहाँ पे इंक्रीज लिख दिया, तो ये भी गलत आंसर है। फीवर होता है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब है, एंड सबस्टर्नल पेन लेफ्ट शोल्डर को रेडिएट होता है, ये भी तो करेक्ट है। अब यहाँ पे बोला कि नॉट टिपिकल साइन, मतलब यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन एफ। इज इट क्लियर, हाँ या ना? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। चलो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडिंग केयर टू ए पेशेंट विथ पेरिकार्डाइटिस, तुम कोई पेशेंट जिसको पेरिकार्डाइटिस है उसे केयर दे रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रॉपर नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर दिस पेशेंट, ठीक है ना? इनमें से कौन सा एक प्रॉपर नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं है कोई एक पेरिकार्डाइटिस पेशेंट के लिए? नॉट ए प्रॉपर नर्सिंग इंटरवेंशन, ऑप्शन ए, monitor the patient for complications of cardiac tamponade, B, administer ibuprofen as scheduled,
C. Place the patient in supine position to relieve pain. D. Monitor patient for pulses, paradoxes and muffled heart sound. ठीक है? ऑप्शन सी। हाँ, तो पेशेंट को कभी भी हमें कौन सा पोजीशन में नहीं रखना चाहिए बताओ? सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन। ठीक है ना? तो ये गलत बात है। दिस इज नॉट ए प्रॉपर नर्सिंग इंटरवेंशन, बल्कि हमें पेन रिलीफ के लिए कौन सा पोजीशनिंग देना चाहिए? सिटिंग पोजीशन, हाई फॉलोअर्स पोजीशन, ऑर्थोपेनिक पोजीशन, है या ना? So these are the positions we can say. So supine position is not going to relieve the pain, बल्कि supine position में पेन क्या होगा? इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा। समझ गए? हाँ या ना बोलो? समझ गए? So this is not a proper nursing intervention, हमें ये पता चलता है। अभी क्वेश्चन आता है, चलते हैं थोड़ा सा और जानकारी लेते हैं रिगार्डिंग पल्सेस पैराडॉक्सेस। पल्सेस पैराडॉक्सेस मतलब क्या? पल्सेस पैराडॉक्सेस मतलब ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, जब तुम सांस अंदर लेती हो, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन अगर ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एसबीपी will decrease, ठीक है ना? एसबीपी will decrease और एसबीपी decreases more than 10 mmHg, ठीक है ना? अगर ब्लड प्रेशर 10 mmHg से ज्यादा कम हो जाता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, दैट इज कॉल्ड पल्सेस पैराडॉक्सेस, ठीक है ना? मफल्ड हार्ट साउंड मतलब हार्ट साउंड कम सुनाई देना या फिर लो हार्ट साउंड सुनाई देना, कम सुनाई देना, दैट इज कॉल्ड मफल्ड हार्ट साउंड, ठीक है ना? दिस इज नॉट लाउड टाइप, लाउड ना होना, ठीक है ना? वीक हार्ट साउंड ये बोल सकते हो, वीक हार्ट साउंड, ठीक है ना? उतना ज्यादा अच्छा से सुनाई ना देना, दैट इज कॉल्ड मफल्ड हार्ट साउंड, ठीक है ना? आइबुप्रोफेन मैंने बोला था कि अगर किसी को पेरिकार्डाइटिस है तो हम एनएसएआईडी दे सकते हैं, हाँ या ना? स्टेरॉइड्स दे सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है? तो ये आइबुप्रोफेन एक एनएसएआईडी है, दे सकते हैं, राइट? मॉनिटर पेशेंट फॉर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कार्डियक टैम्पोनेंट, डेफिनेटली पेरिकार्डाइटिस में मैंने बोला था लास्ट क्लास कि पेरिकार्डाइटिस में चांसेस है क्या होने का? पेरिकार्डियल इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन और बाद में क्या होने का चांस है? कार्डियक टैम्पोनेंट, ठीक है ना? तो इसीलिए ये मॉनिटर करना सही बात है। आइबुप्रोफेन दे सकते हैं, मॉनिटर पेशेंट फॉर पल्सेस, पैराडॉक्सेस एंड मफल्ड हार्ट साउंड, दैट्स ओके, बट placing the patient in supine position is not gonna relieve the pain, but it will increase the pain, हाँ या ना बोलो? समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हुआ, क्योंकि ये एक प्रॉपर नर्सिंग इंटरवेंशन है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेशेंट विद अ सीवियर पेरिकार्डाइटिस हैज डेवलप्ड ए लार्ज पेरिकार्डियल इफ्यूजन, ठीक है? पेरिकार्डियल इफ्यूजन मतलब क्या? कल मैंने बताया था, जहां पर पेरिकार्डियम का जो दो लेयर होते हैं, फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सीरस पेरिकार्डियम, तो दोनों के सीरस पेरिकार्डियम का फिर दो लेयर होता है या ना? पेराइटल एंड विसरल, मैंने वो सारे चीज बताया था। और पेरिकार्डियल स्पेस में अगर फ्लूइड जमा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल इफ्यूजन। तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन अगर होता है, कोई पेशेंट का पेरिकार्डाइटिस डेवलपमेंट हुआ और पेरिकार्डियल इफ्यूजन हुआ, द पेशेंट इज सिम्प्टोमेटिक, the physician advises what type of procedure to help treat this condition, इनमें से क्या प्रोसीड्योर करने पर ये कंडीशन ट्रीट हो सकता है? पेरिकार्डियक्टोमी, हार्ट कैथेटराइजेशन, सी थोरैकोटोमी, डी पेरिकार्डियोसेंटेसिस। क्या हो सकता है बताओ? पेरिकार्डियक्टोमी, एक्टोमी मतलब क्या? पेरिकार्डियम को पूरा रिमूव कर देना, एक्टोमी मतलब रिमूवल, हाँ या ना? क्या पेरिकार्डियम को पूरा रिमूव कर देंगे? नो सर, नहीं करेंगे। थोरैकोटोमी, हार्ट कैथेटराइजेशन, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, क्या लग रहा है बताओ? ऑप्शन डी, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। वेरी गुड। कल मैंने बोला था कोई कैथेटर या नीडल इंसर्ट करके, ठीक है ना? इंसर्शन ऑफ कैथेटर और नीडल into the pericardium, ठीक है ना? और पेरिकार्डियल स्पेस, into the pericardial space, ठीक है ना? to remove excess fluid
is called पेरिकार्डियोसेंटेसिस। पेरिकार्डियोसेंटेसिस समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या? चलो, तो अगर हम कोई कैथेटर या नीडल को इंसर्ट करेंगे पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर और वहां से जो एक्सेस अमाउंट का फ्लूइड अगर रिमूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियोसेंटेसिस। हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है क्या? चलो, you are providing care to a patient experiencing chest pain। तुम कोई पेशेंट है, पेशेंट को केयर दे रहे हो जिसको चेस्ट पेन है। when coughing and breathing in, जब वो सांस अंदर लेती है, कफ कर रही है, उस टाइम पे उसे ज्यादा चेस्ट पेन हो रहा है जो पेशेंट को तुम केयर दे रही हो। The patient has pericarditis. The physician has ordered the patient to take ibuprofen। ठीक है ना, फिजिशियन या डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आइबुप्रोफेन उसे आज ट्रीटमेंट लेना चाहिए। हाउ विल यू एडमिनिस्टर दिस मेडिकेशन? आइबुप्रोफेन को तुम्हें कैसे देना चाहिए पेशेंट को? ऑप्शन है स्ट्रिक्टली विदाउट फूड, बी विद अ ग्लास ऑफ जूस, सी विद फुल ग्लास ऑफ वाटर, डी विद और विदाउट फूड। आंसर क्या होना चाहिए? हमें पता है कोई भी NSAID जो है वो बिल्कुल भी खाली पेट में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज दिस विल इंड्यूस व्हाट? पेप्टिक अल्सर। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या? तो इसीलिए स्ट्रिक्टली विदाउट फूड ये गलत आंसर है। विद और विदाउट फूड ये भी तो गलत है। अभी हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, बी एंड सी। तो अगर हमें देना किसी के साथ है तो बेस्ट है कि ग्लास ऑफ वाटर के साथ दो। विदाउट जूस बेहतर है कि क्या? क्योंकि कफिंग भी है, हाँ या ना? तो कफिंग है, पॉसिबिलिटी है कि अगर जूस ले रही है तो ये कहीं पे भी जाके कफ होने के टाइम अगर मान लो जूस अटक गया तो थोड़ा सा थिक भी होता है, तो बेसिकली क्या होगा, ये जूस एस्पिरेशन होने का चांस रहेगा। तो बेहतर है कि ग्लास ऑफ वाटर में दो, बेहतर है। समझ रहे हो क्या? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ग्लास ऑफ वाटर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट विद द पेरिकार्डाइटिस। कोई पेशेंट है, पेरिकार्डाइटिस हुआ है, फिजिकल असेसमेंट चल रहा है, ठीक है ना? यू आर डूइंग द फिजिकल असेसमेंट ऑफ ए पेशेंट विद पेरिकार्डाइटिस। यू मे हियर व्हाट टाइप ऑफ हार्ट साउंड? ठीक है ना, पेरिकार्डाइटिस वाला पेशेंट में तुम्हें कौन सा टाइप का हार्ट साउंड सुनाई देगा? ऑप्शन है S3 और S4, बी माइट्रल मर्मर, सी प्लूरल फ्रिक्शन रब, डी पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। Sir, option D, pericardial friction rub. वेरी गुड। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब के रिगार्डिंग मैंने क्या बोला था? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब कब होता है? when the pericardium comes in contact with the left chest wall, है या ना? when pericardium comes in contact with the left chest wall, है या ना? बोलो, लेफ्ट चेस्ट वॉल के साथ जब कंटैक्ट में आता है तो फ्रिक्शन होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये पेन जो साउंड सुनाई देता है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। यहाँ पे ऑस्कल्टेशन का लोकेशन कहां पर होना चाहिए? ऑस्कल्टेशन कहां पर करते हैं? कौन सा लोकेशन, कौन बताएगा? फोर्थ इंटरकोस्टल वेरी गुड, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में ऑस्कल्टेट करेंगे। और कहां पर? लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन, लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन। ठीक है, लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन में हमें ऑस्कल्टेशन करना पड़ेगा, हाँ या ना? समझ रहे हो क्या? Yes, sir. पेशेंट का अगर पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब हमें सुनना है तो कौन सा पोजीशन में होना चाहिए? पेशेंट शुड बी सिटिंग विथ लीनिंग फॉरवर्ड, हाँ या ना? विथ लीनिंग फॉरवर्ड, ठीक है ना? तो ये एक परफेक्ट पोजीशन है, मतलब ऑस्कल्टेट करने के लिए पोजीशन जो कि सिटिंग होना चाहिए विथ लीनिंग फॉरवर्ड इज द परफेक्ट पोजीशन टू हियर पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। समझ गए? अब यहाँ पे अगर बात करें पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, ये टाइप का कौन सा टाइप का साउंड है? स्क्रैची साउंड, हाँ या ना? स्क्रैची साउंड सुनाई देता है, और ये बेसिकली लाउडर होगा जब तुम एक्सेल कर रहे हो। सांस जब अंदर बाहर छोड़ते हो उस टाइम पे, एक्सेलेशन के टाइम, ठीक है ना? एक्सेलेशन के टाइम क्या होगा? ये ज्यादा जोर से सुनाई देगा, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। मैंने कुछ पॉइंट्स बोला। नंबर 1 क्या?
स्क्रैची साउंड होता है, लाउडर होगा कौन से टाइम पे, जब सांस बाहर छोड़ते हो एक्सेलेशन के टाइम, नंबर 1। नंबर 2, पेरिकार्डियम जब आता है कांटेक्ट में लेफ्ट चेस्ट वॉल का, तब पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब होता है, नंबर 2 पॉइंट। नंबर 3, ऑस्कल्टेशन कहां पर करते हैं, 4th इंटरकोस्टल स्पेस लेफ्ट स्टर्नल मार्जिन पर। नंबर 4th पॉइंट मैंने बोला पोजीशन क्या होना चाहिए सुनने के लिए, ऑस्कल्टेट करने के लिए, सिटिंग विद लीनिंग फॉरवर्ड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ए चाइल्ड इज एडमिटेड विद द टू द पेडियाट्रिक यूनिट विद द डायग्नोसिस ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। कोई छोटा बच्चा है जो कि पेडियाट्रिक यूनिट को एडमिट हुआ है ड्यू टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन शुड द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंटीसिपेट, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई जहां पर बोल दिया, इसका मतलब है यहाँ पर आंसर एक से ज्यादा हो सकता है। अगर कोई पेशेंट पेडियाट्रिक यूनिट को एडमिट हुआ, छोटा बच्चा है, डायग्नोसिस हुआ है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इनमें से कौन सा इंटरवेंशन तुम सोच रहे हो कि होगा? ऑप्शन ए सीजर प्रिकॉशन, बी कॉन्टैक्ट आइसोलेशन, सी इकोकार्डियोग्राम, डी इंट्रावेनस एंटीबायोटिक, ई ब्लड कल्चर। क्या 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 करना चाहिए? सीजर प्रिकॉशन अभी के लिए चाहिए क्या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में? कॉन्टैक्ट आइसोलेशन चाहिए क्या? इकोकार्डियोग्राम चाहिए क्या? आईवी एंटीबायोटिक्स चलेगा क्या? ब्लड कल्चर चलेगा क्या? मतलब करना चाहिए क्या? क्या क्या चलेगा बताओ यहाँ पे। इकोकार्डियोग्राम चाहिए, हाँ या ना बोलो? यस सर। चाहिए हमें? आईवी एंटीबायोटिक चलेगा? हाँ। चलेगा बिल्कुल। ब्लड कल्चर चाहिए हमें? चाहिए क्यों? टू डिटेक्ट द, टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, है ना? तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि कभी कभी सेप्सिस से भी एंडोकार्डाइटिस हो जाता है, तो आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म हमें क्या चाहिए? ब्लड कल्चर कर देना चाहिए। आईवी एंटीबायोटिक चलेगा अगर ये क्या है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है ना, बैक्टीरियल है। हमें पता है स्ट्रेप्टोकोकस भी कराते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाफाइलोकोकस, गोनोकोकस, ये सारे आते हैं, मतलब जो कि बैक्टीरियाज होते हैं वो एंडोकार्डाइटिस कराते हैं, तो आईवी एंटीबायोटिक चलना तो इंपॉर्टेंट है। इकोकार्डियोग्राम हमें बताया गया इजेक्शन फ्रैक्शन के रिगार्डिंग, और बताया गया एक्सटेंट ऑफ एंडोकार्डाइटिस, है या ना? तो इन पेशेंट का कॉन्टैक्ट आइसोलेशन जरूरत है नहीं, मतलब ये एक मतलब क्या बोले, एक से दूसरे लोगों को ऐसे ट्रांसमिट होने वाला डिजीज है नहीं, है या ना, कम्युनिकेबल डिजीज है नहीं, इसलिए कॉन्टैक्ट आइसोलेशन तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा नहीं। सीजर प्रिकॉशन नहीं चाहिए, सीजर होने का चांसेस कम है, सीएनएस जब अफेक्ट होगा तब जाके सीजर होने का चांस होता है, पर अभी के लिए तो है, ठीक है ना? तो सीजर प्रिकॉशन इज द लास्ट। हाँ बोलो सर, जो पेडियाट्रिक केस में तो फेब्राइल सीजर होता है ना सर? यहाँ पे फीवर का तो नहीं बोला ना सर, पर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से तो फीवर होगा ना सर? हाँ, तो ये चाइल्ड का एज भी नहीं बताया गया। फेब्राइल सीजर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पर ये फीवर के वजह से हमें यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा कि फीवर के वजह से होना, ये पूछा कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में तुम क्या एंटीसिपेट कर रहे हो, इंटरवेंशन क्या होगा, समझ रहे हो? ये अगर फीवर के रिगार्डिंग पूछता तो वो अलग बात है, समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या? यस सर। अगर तुम ये सोचोगे कि मतलब अगर मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पर मान लो कोई वायरस है, वायरस के वजह से, मान लो इन्फ्लुएंजा के वजह से हुआ, ठीक है ना? अगर तुम ऐसे सोचोगे इन्फ्लुएंजा के वजह से, अगर मान लो इन्फ्लुएंजा के वजह से वो पेशेंट को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है और अभी तो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन चाहिए, हाँ या ना? कॉन्टैक्ट आइसोलेशन चाहिए, तो ऐसे तो हम नहीं सोच सकते, मतलब ऐसा तो डिटेल में नहीं बोला ना, समझ रही हो? हाँ या ना बोलो? तो इतना हमें सुपरफिशियली जाना चाहिए कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाला केस में हमें मिनिमम क्या क्या हम एंटीसिपेट करते हैं कि रिक्वायरमेंट होगा। सीजर बहुत मतलब लास्ट में कॉम्प्लिकेशन में आता है। कॉन्टैक्ट आइसोलेशन मतलब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो कॉन्टैक्ट आइसोलेशन थोड़ी ना होना चाहिए। स्पेसिफिकली यहाँ पे अगर पूछता तो फिर हम बोलते कॉन्टैक्ट आइसोलेशन के रिगार्डिंग। अगर ये पूछ लेता कि अगर सीएनएस अफेक्ट हुआ है तो क्या करना चाहिए, तो सीजर प्रिकॉशन सोचते, है या ना? समझ रही हो? तो स्पेसिफिकली यहाँ पे नहीं बोला, वैसा चीज तो यहाँ पे नहीं बोला है, समझ रही हो? तो इसीलिए अगर ये बोल देता कि सीएनएस एम्बोलिज्म हुआ है, समझ रहे हो, एम्बोला इन द सीएनएस, तभी हम सोचते
कि या फिर ऐसे बोल देता कि उसे क्या हुआ है, मान लो फॉर एग्जांपल उसे मतलब आफासिया हो गया है या ना, डिस्फाजिया हो रहा है, सीएनएस का कुछ सिम्टम दिखा दिया, तो फिर हम ये सोचते हैं सीजर एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, है या ना। तो यहाँ पे वैसे स्पेसिफिकली कुछ नहीं बोला, तो हम ए बी को इसलिए यहाँ पर हटा दिए। तो हम पहले अभी डायग्नोसिस के लिए, ट्रीटमेंट के लिए हमें फोकस करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं क्या स्पेसिफिक साइन सिम्टम आता है। समझ रही हो? यस सर। चलो, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी, डी एंड ई। समझ रही हो क्या? हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स इज कैरिंग फॉर a client who has developed the cardiac tamponade. Which of the following assessments would the nurse anticipate findings? अगर cardiac tamponade हुआ है तो डेफिनेटली वहां पे क्या होगा? वहां पे क्या होगा कि पेरिकार्डियम के अंदर देयर विल बी अक्युमुलेशन ऑफ द फ्लूइड, है या ना? अक्युमुलेशन हुआ होगा पेरिकार्डियम के अंदर, है या ना? तो कार्डियक टैम्पोनेट मतलब यहाँ पे मान लो फॉर एग्जांपल पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड अक्युमुलेट हो गया और अक्युमुलेशन के वजह से ये फूल गया। नाउ पेरिकार्डियम के अंदर अगर फ्लूइड अक्युमुलेट हो जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि वेंट्रिकल कम कंट्रैक्ट हो, है या ना? कंट्रैक्शन अच्छा से ना हो। दो चीज मैंने बोला था, आइदर देयर विल बी डिक्रीज कंट्रैक्शन, है या ना? समझ में आ रहा है क्या? डिक्रीज कंट्रैक्शन एंड दूसरा क्या हो सकता है? देयर विल बी डिक्रीज इन रिलैक्सेशन, है या ना बोलो? दोनों हो सकता है, कंट्रैक्शन अच्छा से नहीं होगा या फिर रिलैक्सेशन कम, मतलब अच्छा से नहीं हो सकता। कंट्रैक्शन अगर कम होता है देयर विल बी डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। अगर कार्डियक आउटपुट कम है तो फिर क्या होगा? फाइनली देयर विल बी हार्ट फेलियर, ठीक है ना? अगर रिलैक्सेशन ठीक से नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा? डायलेशन ठीक से नहीं होगा एंड देयर विल बी डिक्रीज फीलिंग ठीक से नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वेनस कंजेशन। कल मैंने बोला था वेनस कंजेशन, ठीक है ना? वेनस कंजेशन की वजह से क्या होगा? बाद में सारे इडिमा होगा। समझ रही हो? इडिमा होगा। ये कल मैंने ये पैथोफिजियोलॉजी बताया था, याद रखो। मैंने बोला कि जब हार्ट का फीलिंग ठीक से नहीं हो पाता है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये वेंट्रिकल फील ठीक से नहीं हुआ, या फिर मान लो पेरिकार्डाइटिस के वजह से ये स्टिफ हो गया है, रिलैक्स नहीं हो पाता है, ठीक है ना? ये रिलैक्स नहीं हो पाता है, डायलेट नहीं हो पाता है, या फिर डायस्टोल ठीक से नहीं होता है, ये मान के चलो। अगर फीलिंग ठीक से नहीं होगा तो फिर राइट एट्रियम के अंदर ब्लड सारा क्या होगा? स्टैग्नेट हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर रुक जाता है तो फिर इसके साथ जुड़ा हुआ जो वेन है वो क्या है बताओ? इंफीरियर वेने कावा है और ऊपर से सुपीरियर वेने कावा। इनके अंदर क्या होगा? सारा ब्लड रुक जाएगा और रुकने पर क्या होगा? यहाँ पे कंजेशन, ठीक है ना? और जैसे कंजेशन होता है वो बाद में जितना वेन इसके नीचे है बॉडी, थ्रू आउट द बॉडी, वहां पे भी कंजेशन शुरू और बाद में क्या होगा? इडिमा होगा। और एसबीसी भी जुड़ा हुआ किसके साथ है बताओ? जुगुलर वेन के साथ। सुपीरियर वेन का किसके साथ जुड़ा हुआ है? जुगुलर वेन। अभी जुगुलर वेन भी ड्रेन नहीं कर पाएगा तो क्या होगा? जेबीडी होगा, जुगुलर वेन डिस्टेंशन, है या ना? तो जुगुलर वेन डिस्टेंशन जिसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंडेड नेक वेन। क्या बोलेंगे? डिस्टेंडेड नेक वेन। तो ये कौन सा केस में हो रहा है? कार्डियक टैम्पोनेट वाला केस में ड्यू टू डिक्रीज फीलिंग, याद रखो, ड्यू टू डिक्रीज फीलिंग, क्योंकि रिलैक्स नहीं हो पाता। समझ रही हो? तो मैंने क्या बोला? व्हेन देयर विल बी डिक्रीज फीलिंग ऑफ द वेंट्रिकल, तो ये बोल सकते हैं कार्डियक टैम्पोनेट के वाला केस में, कार्डियक टैम्पोनेट, जब कार्डियक टैम्पोनेट होता है, टैम्पोनेट की वजह से क्या होता है? देयर विल बी डिक्रीज रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल, वेंट्रिकल कम रिलैक्सेशन होता है, रिलैक्स ठीक से नहीं हो पाता है कार्डियक टैम्पोनेट की वजह से, क्योंकि ये इलास्टिसिटी लॉस हो जाता है, ठीक है ना? ड्यू टू डिक्रीज इलास्टिसिटी, समझ गए? तो रिलैक्सेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, इसके वजह से क्या होगा? डिक्रीज फीलिंग्स भी ठीक से नहीं हो पाएगा, इसलिए क्या होगा? राइट एट्रियम में क्या होगा? कंजेशन, ठीक है ना? कंजेशन होगा और राइट एट्रियम हाइपरट्रोफी होगा बाद में जाके, और इसमें क्या होगा? एसबीसी एंड आईबीसी साथ में एसबीसी आईबीसी का कंजेशन होगा, कंजेशन इन एसबीसी आईबीसी एंड बाद में वेनस कंजेशन, ठीक है ना? अगर एसबीसी कंजेशन होता है तो इसमें क्या होगा? जुगुलर वेन भी कंजेशन होगा और इसे बोल सकते हो जेबीडी या जुगुलर वेन डिस्टेंशन या नेक वेन डिस्टेंशन, ठीक है ना? नेक वेन डिस्टेंशन, समझ गए? हाँ या ना बोलो?
तो यहाँ पे Yes, आंसर sir. क्या होगा? कार्डियक टेम्परेंट की वजह से क्या पॉसिबिलिटी है? डिस्टेंडेड नेक वेन होना पॉसिबिलिटी है। वाइड पल्स प्रेशर कब होता है? जब एसबीपी माइनस डीबीपी हमारा नॉर्मली कितना आता है? एसबीपी आता है 120, डीबीपी कितना आता है बताओ? 80, 80 राइट? तो ये अगर माइनस करें 120 माइनस 80 तो कितना जाना चाहिए? 40। 40 वाइड पल्स प्रेशर कब आएगा? मान लो अगर एसबीपी ज्यादा हुआ, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर अगर ज्यादा हुआ, हाँ या ना? लेकिन अगर कार्डियक टेम्पोनेंट है तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज्यादा हो सकता है क्या? नहीं। क्यों? बीपी इक्वल टू कार्डियक आउटपुट इनटू, जल्दी बताओ, पेरिफेरल रेजिस्टेंस, Distance. है या ना? तो कार्डियक आउटपुट कितना क्या है बताओ? कार्डियक आउटपुट यहाँ पे कम होता है। कौन सा केस में? कार्डियक टेम्पोनेंट वाला केस में मैंने बोला अभी, है या ना? कार्डियक आउटपुट क्यों कम होता है? ड्यू टू डिक्रीज इलास्टिसिटी। अभी एसबीपी कम होगा ये वाला केस में। अगर एसबीपी कम होता है, मान लो ये 100 हो गया, ठीक है ना? तो 100 माइनस 80 कर दो, कितना हो जाएगा? 20। क्या ये वाइड पल्स प्रेशर हुआ क्या? नहीं। समझ रहे हो? नैरो हो जाता है, कम हो जाता है पल्स प्रेशर। तो ये वाला केस में पल्स प्रेशर वाइड नहीं होता है, कार्डियक टेम्पोनेंट वाला केस में मान के चलो कम होता है या ना? तो डिस्टेंडेड नेक वेन होगा, पर वाइड पल्स प्रेशर होना नामुमकिन है कार्डियक टेम्पोनेंट वाला केस में। प्लूरल फ्रिक्शन रब नहीं, बल्कि यहाँ पर कौन सा है? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। पेरिकार्डियल, ये गलत यहाँ पे है, प्लूरल फ्रिक्शन रब नहीं, ये इसको क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, इसलिए गलत हो गया। प्लूरल फ्रिक्शन रब नहीं होता है, एक्चुअल में क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब। ब्राडीकार्डिया नहीं होगा, मैंने क्या बोला था? ब्राडीकार्डिया नहीं होगा, बल्कि टैकीकार्डिया होता है। क्लिनिकल फीचर में कल बताया था मैंने कि क्या होता है? टैकीकार्डिया, हाँ या ना? बोलो, समझ रहे हो क्या? Yes, sir. तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन ए, डिस्टेंडेड नेक वेन, हाँ या ना? बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जब समझते हैं। The nurse conducts a complete physical assessment on a patient admitted with the infective endocarditis. Which finding is significant? ठीक है, कोई नर्सिंग ऑफिसर है जो कंप्लीट फिजिकल असेसमेंट कर रही है, ठीक है ना, ऑन अ पेशेंट हु इज एडमिटेड विद द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, पेशेंट को फिजिकल असेसमेंट कर रही है। Which finding is significant? इनमें से कौन सा साइन सिम्टम तुम्हें लग रहा है होगा पेशेंट का? ऑप्शन है रेस्पिरेटरी रेट 80 एंड हार्ट रेट ऑफ 90, B. Regurgitant murmur at the mitral valve area, C. Heart rate of 94 and capillary refill time of 2 seconds, D. Point of maximal impulse palpable in fourth intercostal space. क्या लग रहा है यहाँ पे आंसर? Sir, option C. ऑप्शन बी। देखो यहाँ पे क्या नॉर्मल है बताओ? यहाँ पे रेस्पिरेटरी रेट 18 नॉर्मल है, हाँ या ना? बोलो। हार्ट रेट नॉर्मल है 90, 60 to 100 के बीच में, तो ये हो गया नॉर्मल। तो ये तो बेसिकली नहीं होना चाहिए, समझ गए? रिगर्जिटेंट मर्मर, हार्ट रेट 94 है, नॉर्मल है। कैपिलरी रिफिल टाइम 2 सेकंड्स, ये तो लेस देन 3 सेकंड्स होना चाहिए, ये भी तो नॉर्मल है, समझ गए? पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इंपल्स पाल्पेबल एट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में कौन पाल्पेट करता है? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में देखते हैं, हाँ या ना? समझ रहे हो क्या? तो ये तो पहले ही गलत है, समझ रहे हो क्या? ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में क्या एपिकल पल्स हम देखते हैं क्या? एपिकल पल्स, समझ रहे हो क्या? एपिकल पल्स जो पाल्पेट हम करते हैं कौन सा स्पेस में देखते हैं? फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। तो ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस बोला, ये तो गलत है, हाँ या ना? बोलो। तो यहाँ पे हमारे पास ना ये 3 अभी रिमूव कर दिए, तो आंसर एक ही बचता है, क्या? रिगर्जिटेंट मर्मर एट द माइट्रल वाल्व एरिया। अभी क्वेश्चन आता है क्यों? एंडोकार्डाइटिस में मैंने क्या बोला था? एंडोकार्डाइटिस इज द इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ व्हाट? एंडोकार्डियम विथ वाल्व, हाँ या ना? बोलो, विथ वाल्व। अगर मान लो कि अगर माइट्रल वाल्व अगर इन्फेक्शन हुआ, समझ रहे हो? तो अगर माइट्रल वाल्व मतलब कहां पर है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, राइट? ये वाला लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, माइट्रल वाल्व इनके बीच में है, राइट? तो माइट्रल वाल्व इनके बीच में है, जो कि बाइकॉस्पिड वाल्व होता है। अगर ये इन्फेक्टेड हो गया तो फिर क्या होगा? ये ठीक से क्लोज नहीं हो पाएगा, पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना? अगर क्लोज नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा? देयर विल बी बैकफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम एंड लीडिंग टू होलोसिस्टोलिक मर्मर। इसे क्या बोलते हैं? होलोसिस्टोलिक मर्मर, ठीक है ना? होलोसिस्टोलिक मर्मर जो कि बेसिकली कहां पर मिलेगा? माइट्रल वाल्व एरिया में मिलेगा। तो इसे क्या बोलते हैं? मर्मर कब आता है? जब बैकफ्लो होता है,
जब बैकफ्लो होता है, मान के चलो कि तुम्हारे पास एक मटका है जो कि पानी में भरा पड़ा है, पानी यहाँ तक है, तुम अगर एक ग्लास ऑफ वाटर इसके अंदर छोड़ोगे तो जो साउंड आता है ना, दैट इज कॉल्ड मरमर। तो यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में पहले से ही ब्लड है और ये बैकफ्लो हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम के अंदर, तो ये मान के चलो ये क्या हो रहा है, ऑलरेडी ब्लड था और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से आ रहा है, तो ये बोलेंगे कौन सा टाइप का साउंड होगा, मरमर साउंड होगा। समझ रही हो? तो रीगर्जिटेंट होना, रीगर्जिटेंट मतलब क्या, रीगर्जिटेंट मतलब क्या, रीगर्जिटेशन मतलब बैकफ्लो होना, राइट, लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, जो कि नहीं होना चाहिए। ये डायरेक्शन एक अबनॉर्मल डायरेक्शन है, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल इज ओके, बट लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम एक बैकफ्लो है जो कि बेसिकली माइट्रल वाल्व अलाउ नहीं करना चाहिए, पर ये ठीक से क्लोज नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द एंडोकार्डाइटिस, एंड इसमें क्या होगा, देयर विल बी बैकफ्लो ऑफ द ब्लड फ्रॉम एलवी टू एलए एंड देयर विल बी मर्मर कॉल्ड होलो सिस्टोलिक मर्मर। इज इट करेक्ट? समझ में आ रहा है क्या सबको? यस सर। चलो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, ऑप्शन बी होना चाहिए। समझ गए? हाँ या ना बोलो। यस सर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, when caring for a patient with the infective endocarditis, the nurse will assess the patient for which vascular manifestation, select all that apply। कोई पेशेंट है जिसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, कौन सा यहाँ पर असेसमेंट करना चाहिए पेशेंट का? ऑप्शन ए ओस्लर्स नोड, बी जेनवेज लेजन, सी स्प्लिंटर हेमरेज, डी सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स, ई एरिथेमा मार्जिनेटम लेजन्स। तो क्या क्या तुम्हें यहाँ पर देखना चाहिए? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या क्या देखना चाहिए बता दो जल्दी से। सर ऑप्शन ए बी सी। मैंने क्या क्या ऑप्शन बोला था, ए बी इन्फेक्टिव सी। एंडोकार्डाइटिस में क्या क्या फीचर्स होगा? ओस्लर्स नोड होगा, हाँ या ना बोलो, जनरल लीजन होगा, स्प्लिंटर हेमोरेज होगा, ये दोनों हम तो नहीं पढ़े थे, हाँ या बोलो। तो ये तीनों ही टिपिकल फीचर्स होता है कौन सा केस में, एंडोकार्डाइटिस वाला केस में। याद है सबको? ओस्लर नोड क्या होता है, पेनफुल होगा या नहीं होगा बताओ पहले। पेनफुल होगा। तो ये एक होता है टेंडर वाला, रेडिश कलर का होता है, कहाँ पर मिलेगा, फिंगर में मिलता है, हाँ या ना। जनरलिज्म कहाँ पर मिलता है बताओ, पाम में मिलेगा, नॉन टेंडर वाला, नॉन टेंडर पाम एंड सोल में मिलेगा, पाम एंड सोल, हाँ या ना बोलो। स्प्लिंटर हेमोरेज कहाँ पर मिलता है, अंडर द नेल, अंडर द नेल कौन सा टाइप का आता है, रेडिश ब्राउन कलर का स्ट्राइप्स मिलता है या फिर लाइंस मिलेगा, हाँ या ना बोलो। ब्राउन कलर का लाइन जो कि नेल बेड में दिखता है, दैट इज कॉल्ड स्प्लिंटर हेमरेज, ठीक है ना। चलो और ये तो जो फीचर बोला गया है यहाँ पर, सबक्यूटेनियस नोड्यूल एंड एरिथेमा मार्जिनेटम, ये कौन सा केस में आता है बताओ, जोन्स क्राइटेरिया में, जोन्स क्राइटेरिया में ये दोनों आता है, और ये बेसिकली कौन सा केस में आप पढ़े थे, रिमेटिक फीवर वाला केस में, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। द पेशेंट विद द पेरिकार्डाइटिस इज कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन, आफ्टर असेसमेंट व्हिच इंटरवेंशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू इंप्लीमेंट टू प्रोवाइड पेन रिलीफ, ठीक है ना। द पेशेंट विद द पेरिकार्डाइटिस इज कंप्लेनिंग ऑफ चेस्ट पेन, कोई पेशेंट है जिसको क्या हुआ है, पेरिकार्डाइटिस हुआ है, और वो चेस्ट पेन कंप्लेन कर रहा है कि मुझे चेस्ट पेन हो रहा है करके, ठीक है। आफ्टर असेसमेंट व्हिच इंटरवेंशन शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू इंप्लीमेंट टू प्रोवाइड पेन रिलीफ, इनमें से कौन सा तुम्हें लग रहा है कि इंटरवेंशन देने पर पेन रिलीफ होगा? ऑप्शन ए कॉर्टिकोस्टेरॉइड, बी मॉर्फिन सल्फेट, सी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, डी नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। क्या देना चाहिए? वेरी गुड, पहले हमें क्या देना चाहिए, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, मैंने बोला पेन किलर्स या एनएसएआईडी पहले हमें देना चाहिए, हाँ या ना। कॉर्टिकोस्टेरॉइड पेन रिलीफ नहीं करता, बेसिकली वो इन्फ्लामेशन को कम करेगा, पर पेन रिलीफ के लिए क्या चाहिए, एनएसएआईडी चाहिए, समझ गए, हाँ या ना बोलो। यस सर। नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ेंगे। The nurse completes a nursing history with a patient with infective endocarditis, a significant finding that constitutes a risk factor for infective endocarditis। मतलब कोई nursing history, the nurse is completes nursing history with a patient with infective endocarditis, कोई patient है जिसको infective endocarditis हुआ है, वो history ले रही है nursing officer, right? A significant finding
that constitute a risk factor for infective endocarditis. इनमें से कौन सा तुम्हें फाइंडिंग लग रहा है कि रिस्क ऑफ एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, मतलब वो एक रिस्क फैक्टर हो सकता है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का? ऑप्शन ए रिसेंट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, बी रिसेंट कार्डियक कैथेटराइजेशन, सी हाइपरटेंशन, डी रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस। ऑप्शन बी रिसेंट कार्डियक कैथेटराइजेशन। ये करेक्ट आंसर होगा, रिसेंट कार्डियक कैथेटराइजेशन। मैंने बोला था एक रिसेंट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। सर हाँ, ये भी होगा सर। कौन सा सर? ऑप्शन ए भी होगा। मैंने पेरिकार्डाइटिस वाला केस में बोला था, याद है क्या? इसे क्या बोलते थे हम लोग? ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम। मैंने क्या बोला था? मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन के वजह से अगर 10 डेज से लेके 2 महीने के अंदर, विद इन 10 days to 2 months के अंदर अगर क्या होता है? पेरिकार्डाइटिस होता है। अगर पेरिकार्डाइटिस होता है इसे क्या बोलते हैं? पोस्ट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? पोस्ट मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन सिंड्रोम, या फिर इसे क्या बोल सकते हो? ड्रेसलर सिंड्रोम। ठीक है ना, ड्रेसलर्स सिंड्रोम, समझ गए? ड्रेसलर्स सिंड्रोम, ठीक है ना। रिसेंट स्ट्रेप्टोकोकल फेरिंजाइटिस इज ए रिस्क फैक्टर, जो कि बेसिकली किसके वजह से होता है? GABHS के वजह से। ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस के वजह से होगा, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस होता है, पायोजेंस। और बेसिकली ये एक रिस्क है किसका? रूमेटिक फीवर का। और बाद में क्या होता है? RSD होता है। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का है नहीं। समझ गए क्या? हाँ या ना बोलो? यस सर। तो अभी यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये बोला कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है, और कौन सा है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का रिस्क फैक्टर है, तो बताना है। तो आंसर क्या होगा? मैंने बोला इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का सारे इन्वाजिव प्रोसीड्यूर्स होगा। हाँ या ना बोलो? मैंने एंडोकार्डाइटिस वाला केस में क्या क्या बोला था? कोई डेंटल प्रोसीजर हुआ, इन्फेक्शन अगर पहले से है, बॉडी पियर्सिंग हुआ, सर्जरी, या फिर कोई इन्वाजिव प्रोसीड्यूर्स लाइक IV लाइंस, कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये सारे हो सकते हैं रिस्क फैक्टर्स। हाँ या ना बोलो? समझ में आ रहा है क्या? यहाँ पे आंसर क्या होगा? रिसेंट कार्डियक कैथेटराइजेशन करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाइल केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु हैज एक्यूट पेरिकार्डाइटिस, कोई पेशेंट को हम केयर कर रहे हैं, केयर दे रहे हैं, और जिसको क्या हुआ है? एक्यूट पेरिकार्डाइटिस हुआ है। द नर्स सस्पेक्ट्स द डेवलपमेंट ऑफ कार्डियक टैम्पोनेट, और जो नर्सिंग ऑफिसर है वो डाउट कर रही है कि उसे कार्डियक टैम्पोनेट हो गया है या फिर होने वाला है। बेस्ड ऑन व्हिच असेसमेंट फाइंडिंग तुम्हें लगता है कि हो सकता है कि कार्डियक टैम्पोनेट होगा? ऑप्शन ए पल्सस पैराडॉक्सिस ऑफ 8 mmHg, बी जुगुलर वेन डिस्टेंशन, सी increased systolic blood pressure with widening pulse pressure, D hiccups and hoarseness of the voice। क्या लग रहा है यहाँ पे? ऑप्शन बी जुगुलर वेन डिस्टेंशन। कार्डियक कंपोनेंट की वजह से अगर क्या होगा? डिक्रीज फीलिंग होगा। तो मैंने क्या बोला था? अगर डिक्रीज फीलिंग होता है तो इसके वजह से क्या होगा? फीलिंग कम होने पर देयर विल बी वेनस कंजेशन, है या ना? वेनस कंजेशन होता है, और इसके वजह से क्या होता है? JVD होता है, जुगुलर वेन डिस्टेंशन होगा। थोड़ी देर पहले इसका मैंने मैकेनिज्म बताया था। अच्छा, यहाँ पे पल्सेस पैराडॉक्सिस ऑफ 8 mmHg इज नॉट पल्सेस पैराडॉक्सिस, दिस इज नॉर्मल, है या ना बोलो? तो मैंने बोला इट शुड बी मोर देन 10 mmHg, है या ना? इट शुड बी मोर देन 10 mmHg कम होना चाहिए ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। अगर ये 8 mmHg है, सो इट इज नॉर्मल। समझ गए? नेक्स्ट, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, SBP ज्यादा हो गया, ठीक है ना? इंक्रीज SBP एंड विथ वाइडनिंग पल्स प्रेशर, ये बिल्कुल गलत बात है यहाँ पे कार्डियक कंपोनेंट में। बल्कि यहाँ पे क्या होता है? देयर इज डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, है या ना? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट है, इसलिए क्या होगा? देयर विल बी डिक्रीज SBP। ये बोला कि इंक्रीज हो जाना है, तो कैसे होगा भाई? नहीं होना चाहिए, है या ना बोलो? समझे? तो हिकअप्स एंड हॉर्सनेस, ये दोनों टिपिकली कार्डियक कंपोनेंट में नहीं होता है, हो सकता है लारिंजाइटिस हो, है या ना? तो दिस आर नॉट टिपिकल फीचर्स ऑफ कार्डियक कंपोनेंट, तो ये गलत बात है। दिस आर नॉट टिपिकल स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ कार्डियक कंपोनेंट। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? JVD होना। समझ गए? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्स हैज आइडेंटिफाइड ए नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ पेन related to inflammatory process for a patient who has acute pericarditis.
Which nursing intervention planned by the nurse is most appropriate for this problem? The nurse has identified a nursing diagnosis of pain related to inflammatory process. कोई nursing diagnosis identify की है nursing officer, and the pain is, मतलब जो nursing diagnosis वो लिखी है वो क्या लिखी है? Pain related to inflammatory process for a patient जिसका acute pericarditis हुआ है. Which nursing intervention अभी ये वाला patient को चाहिए, which is more appropriate या most appropriate for this patient जिसको pain हो रहा है because of the inflammatory process? Option A, force fluids 3000 ml per day to decrease fever and inflammation. B, teach the patient to take shallow rapid respirations to control the pain. C, position the patient in Fowler's position leaning forward on a padded overbedded table. D, consult with the physician to provide intravenous narcotic analgesics for the pain control. ऑप्शन सी होगा सर। ऑप्शन सी। तो यहाँ पे देखो, एक है acute pericarditis हुआ है and pain is related to inflammatory process, ठीक है ना। यहाँ पे हमें जो नर्सिंग इंटरवेंशन देना है पेन को रिलीफ करने के लिए, तो क्या क्या हो जाना चाहिए। मैंने बोला जब डीप इंस्पिरेशन, यहाँ पे दो करेक्ट आंसर है, मैं बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये तो ऑप्शन ए तो गलत बात है, 3000 ml पर डे एंड यू आर गोइंग टू गिव फोर्सफुली, दिस इज एब्सोल्युटली अनएथिकल, है ना। तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए इसे। डी, कंसल्ट विद द फिजिशियन टू प्रोवाइड इंट्रावेनस नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स फॉर पेन कंट्रोल, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है ना। हमारा जो इंटरवेंशन है नर्सिंग इंटरवेंशन, वो बी सी में से कौन सा है, ठीक है ना। दोनों करेक्ट आंसर है। टीच द पेशेंट टू टेक सैलो रैपिड रेस्पिरेशन टू कंट्रोल द पेन, ऑप्शन बी बोल रहा। सी बोल रहा पोजीशन द पेशेंट फॉलोस पोजीशन, देना चाहिए बिल्कुल 100%। लीनिंग फॉरवर्ड ऑन ए पैडेड ओवर बेडेड टेबल, फॉलोस पोजीशन दिए, आगे एक ओवर बेडेड टेबल के ऊपर हम लीन करके बैठेंगे, दैट्स ओके। सो दोनों करेक्ट आंसर है, पहला कौन सा करेंगे, ठीक है ना। दोनों करेक्ट आंसर है, कौन सा करेंगे पहले। हमारा आंसर यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए, हम पेशेंट को बताएंगे पहले तुम क्या करो, सैलो। सैलो मतलब क्या, हमें पता है पेन ज्यादा कब होता है, कब होता है, जब हम डीप इंस्पिरेशन करते हैं। ड्यूरिंग डीप इंस्पिरेशन पेन क्या होता है, देयर इज इंक्रीज पेन। तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, तुम डीप मत करो। डीप मत करो मतलब क्या, सैलो, समझ रही हो। एंड अगर सैलो रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो फिर हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो क्या होना चाहिए, रैपिड होना चाहिए। सैलो एंड रैपिड रेस्पिरेशन जो कि पेन को कंट्रोल करेगा, ये हमारा पहला काम है। नंबर 2 बोलेंगे पोजीशनिंग के लिए। तो अगर प्रायोरिटी के हिसाब से बोले, मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला अगर बोला प्रायोरिटी के हिसाब से, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द मोस्ट प्रायोरिटी देन सी। तो यहाँ पे दोनों करेक्ट आंसर है, बी एंड सी, ठीक है ना। प्रायोरिटी के हिसाब से बी के साथ जाएंगे। इज इट क्लियर, समझ में आया। यस सर। चलो आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient admitted for the infective endocarditis has developed sharp left flank pain and hematuria। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। The nurse notifies the physician recognizing that these symptoms may indicate dash। infective endocarditis है, शार्प पेन होता है, लेफ्ट फ्लैंक पेन होगा एंड हेमाचुरिया है, ठीक है ना। इनमें से कौन सा तुम्हें लग रहा है कि सिम्टम क्या इंडिकेट करता है, ये सिम्टम से क्या पता चलता है। ऑप्शन ए, कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द किडनीज। बी, वेजिटेटिव एम्बोलाइजेशन टू द किडनीज। सी, सेप्टिसेमिया रिजल्टिंग इन डिक्रीज्ड ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो। डी, हेमोलाइसिस ऑफ द रेड ब्लड सेल्स बाय हेमोलाइटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स। ऑप्शन बी सर। बी सर। वेरी गुड। यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, मैंने बोला था रेनल एम्बोली के बारे में, है ना। तो रेनल एम्बोली में क्या होता है, 3 चीज होता है, क्या होगा, एक है फ्लैंक पेन होगा, है ना। तो रेनल एम्बोली में याद रखना, रेनल एम्बोली जब होता है, रेनल एम्बोली वाला केस में क्या होता है, फ्लैंक पेन होगा एंड ये रेडिएट कहाँ पर होता है, टू ग्रॉइन एरिया, ठीक है ना। नंबर 2 मैंने बोला कि अगर एम्बोली होता है किडनी के अंदर तो क्या होगा, हेमाचुरिया, ठीक है ना। नंबर 3 क्या बोला था, पायूरिया। क्या याद है सबको, हाँ या ना बोलो, यस समझ गए। यस सर।
तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला कि पेशेंट का क्या डेवलप हो रहा है, शार्प लेफ्ट फ्लैंक पेन, तो फ्लैंक पेन होना, साथ में हेमाचुरिया, दिस आर द टिपिकल फीचर्स ऑफ व्हाट, रेनल एम्बोली। समझ गए? तो इसीलिए द वेजिटेटिव एम्बोलाइजेशन, एम्बोली के वजह से जो कि किडनी के अंदर जाके अटक गया, ठीक है ना, इसके वजह से किडनी के अंदर क्या हो रहा है, आई मीन किडनी के अंदर जो अटक जाता है, ये वेजिटेशन के रिगार्डिंग मैंने नेक्स्ट क्लास में बताया था, मतलब पिछले वाला क्लास में। वेजिटेशन मतलब हार्ट का एंडोकार्डियम के अंदर क्या हो जाता है कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म है, माइक्रोऑर्गेनिज्म, प्लेटलेट एंड देन फिब्रिन, ये सारे डब्ल्यूबीसीज, ये सारे इकट्ठा हो जाते हैं और एक कॉलोनी बनाते हैं। दैट कॉलोनी इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव फॉर्म या वेजिटेशन। समझ गए? दैट क्लम्प इज कॉल्ड एज वेजिटेशन, लास्ट क्लास मैंने बताया था। अभी वेजिटेशन इज फ्राइबल, फ्राइबल मतलब क्या, इजीली डिटैच हो जाता है, ब्रेक डाउन होता है, और वो ब्रेक डाउन होके थोड़ा बहुत कहीं पे जाके अटक भी जाता है, मान लो किडनी के अंदर जाके अटक गया, दैट इज कॉल्ड वेजिटेटिव एम्बोलाइजेशन टू द किडनी, एंड इसके वजह से सिम्टम आना, दैट इज फ्लैंक पेन एंड हेमाचुरिया इज कॉमन। समझ गए? तो आंसर क्या हो गया, वेजिटेटिव एम्बोलाइजेशन। कॉलोनाइजेशन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन द किडनी, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एंडोकार्डाइटिस में ये हमें पता है कि एंडोकार्डाइटिस में हार्ट के अंदर बनता है वेजिटेशन, एंड वहां से डिटैच होके प्लेटलेट या क्लट किडनी के अंदर जाके अटक जाता है, दैट इज कॉल्ड एम्बोली, राइट। और ये कॉलोनाइजेशन एंडोकार्डाइटिस में किडनी के अंदर होना, दिस इज नॉट इंडिकेटिव ऑफ एंडोकार्डाइटिस, ये एंडोकार्डाइटिस के बारे में नहीं बोल रहा, ये स्पेशली अलग फीचर है किडनी का, मतलब मान लो किडनी के अंदर कोई इंफेक्शन हो गया, तो वहां पे कॉलोनी बना माइक्रोऑर्गेनिज्म का, ये तो एंडोकार्डाइटिस के वजह से थोड़ी ना हुआ है, ये तो नहीं बोल रहा स्पेसिफिकली किडनी का, मान लो किसी प्रॉब्लम है वहां पे जाके इन्फेक्शन हो गया। Septicemia resulting in decreased glomerular blood flow, this is also is not indicating endocarditis. Hemolysis of RBC, this is also is not indicative of endocarditis. हाँ या ना? So the option which is indicative of endocarditis is option B, vegetative embolization to the kidney. हाँ या ना बोलो, समझ में आ रहा है? Yes, sir. नेक्स्ट चलते हैं, assessment of the IV cocaine users. Assessment of an IV cocaine user with infective endocarditis should focus on which sign symptoms. ठीक है ना? Assessment of IV cocaine user, कोई IV cocaine ले रहा है पेशेंट, आई मीन कोई लेता है पर्सन, और उसके वजह से क्या हुआ, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ, तो इनमें से कौन सा हमें साइन सिम्टम को फोकस करना चाहिए। अगर मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ तो सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, मतलब इनमें से एक से ज्यादा हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा which is associated with the infective endocarditis. Option A, retinal hemorrhage, B, splinter hemorrhage, C, presence of osseous node, D, penless nodules over the bony prominences, E, penless erythematous macules on palms and soles. क्या लग रहा है यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? Except D, all are correct. वेरी गुड। स्प्लिंटर हेमरेज होगा, हाँ या ना बोलो, रेटिनल हेमरेज होगा, प्रेजेंस ऑफ ओस्लस नोड होगा, ई होगा पेनलेस एरिथेमेटस माक्यूल्स ऑन पाम्स एंड सोल्स, पर पेनलेस नोड्यूल्स ओवर द बोनी प्रोमिनेंसेस, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद हुज हिस्ट्रीज इंक्लूड वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, कोई पेशेंट को नर्सिंग ऑफिसर जो है वो केयर कर रही है, एंड ड्यूरिंग दैट टाइम ही फाउंड दैट उसका जो हिस्ट्री है वो वेरियस, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम है उसका जो हिस्ट्री है। दिस प्रॉब्लम्स इंक्लूड स्कारलेट फीवर, इनमें से जो प्रॉब्लम उसे पता चला, हिस्ट्री जो है कोई पेशेंट का वो पता चला कि उसे स्कारलेट फीवर का हिस्ट्री है, ओटाइटिस मीडिया का हिस्ट्री है पेशेंट का, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस का हिस्ट्री है, रिमेटिक फीवर का हिस्ट्री है, ग्लूमेरुलोनेफ्राइटिस का भी हिस्ट्री है। तो इतना सारा डिजीज उसे पहले मल्टीपल डिजीजेस हुआ था। व्हाट कॉमन फैक्टर लिंकिंग दिस डिजीज, इनमें से क्या लगता है तुम्हें, क्या क्या कॉमन फैक्टर है जो कि ये सारे डिजीज क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन ए, आर सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शंस कॉज्ड बाय स्पिरिला, बी, कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू childhood vaccination, C, are caused by parasitic bacteria that normally live outside the body, D, result from streptococcal infections that enter via upper respiratory tract. क्या लग रहा है यहाँ पे? डी सर, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। वेरी गुड, ऑप्शन डी होना चाहिए। कि मैंने बोला था जब स्ट्रेप्थ्रोट
होता है या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ये किसके वजह से होगा? GABHS के वजह से, है ना। ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, जो कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस होता है, एंड ये पायोजेंस सबका इटियोलॉजिकल फैक्टर से या सबका माइक्रोऑर्गेनिज्म जो करा सकता है। स्कारलेट फीवर, ओटाइटिस मीडिया, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, रिमेटिक फीवर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एवरीथिंग। सो यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन रेस्पिरेटरी ट्रैक में होना, एंड दैट विल फाइनली विल लीड टू रिमेटिक फीवर, एंड देन बाद में रिमेटिक हार्ट डिजीज आल्सो। एंड इसके वजह से जो रिमेटिक फैक्टर बनेगा, रिमेटिक फैक्टर भी जाके ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करा सकता है, एंडोकार्डाइटिस करा सकता है, हाँ या ना, या फिर रूमेटिक हार्ट डिजीज की वजह से भी एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या? एंड ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से ओटाइटिस मीडिया भी होगा, हाँ या ना, बोलो, समझ में आ रहा है क्या? Yes. सो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हुआ। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्ज इरेगुलर फ्राइबल वेजिटेशंस आर सीन इन व्हाट? लार्ज मतलब बड़ा, इरेगुलर, फ्राइबल मतलब क्या होता है? फ्राइबल मतलब इजीली ब्रेकेबल, इजीली ब्रेकेबल, जो कि इजीली क्या हो जाए? ब्रेक डाउन हो जाए, इजीली ब्रेकेबल, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड फ्राइबल। वेजिटेशन के बारे में कल मैंने बोला था, जहां पर क्या होता है? माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या क्या है यहाँ पे? क्लम्प बनाते हैं, मतलब कोई हार्ट के अंदर ना, मैं आगे वेजिटेशन का पिक्चर दिखाऊंगा। वेजिटेशन के अंदर क्या क्या होता है? माइक्रोब्स होता है, ठीक है ना, और क्या होता है? प्लेटलेट होगा, और क्या होगा? फिब्रिन थ्रेड्स होगा, हाँ या ना, WBC होगा। तो ये सारे एक जगह पे क्लम्प बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज योर वेजिटेशन, हाँ या ना। और यहाँ से वेजिटेशन, मान लो ये सारे ऐसे अटक के कोई भी हार्ट के वाल्व में या फिर वाल्व के अंदर ऐसे वेजिटेशन बना दिए, और ये ब्रेकडाउन होके छोटा सा वेजिटेशन ये मान लो कहीं पे जाके अटक जाता है, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड एम्बोली, रेनल एम्बोली, पल्मोनरी एम्बोली, CNS एम्बोली, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझ गए? नाउ ये लार्ज इरेगुलर फ्राइबल वेजिटेशन है, ये कौन सा केस में पाया जाता है? ऑप्शन है रिमेटिक हार्ट डिजीज, बी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सी पेरिकार्डाइटिस, डी नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए? पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डाइटिस में वेजिटेशन थोड़ी ना होता है, कौन सा केस में? एंडोकार्डाइटिस वाला केस में, याद रखना, कौन सा केस में? एंडोकार्डाइटिस वाला केस में। मैं पिक्चर दिखाता हूँ यहाँ पे, वेजिटेशन का पिक्चर, वेजिटेशन का पिक्चर में दिखाता हूँ यहाँ पे देख सकते हो कैसे, देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लेटलेट, ये देखो रियल हार्ट के अंदर ना कैसे वेजिटेशन बना है, ठीक है ना। क्या दिखाई दे रहा है सबको? मैं थोड़ा सा जूम कर दूं तो अच्छा से दिखाई देगा, ये देख सकते हो, ठीक है ना। तो वेजिटेशन देखो कैसे हुआ है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फिब्रिन थ्रेड्स, आई मीन जो प्लेटलेट है, WBC इकट्ठा होके इन्फ्लामेटरी क्लम्प बनाया हुआ है, और ये इजीली ब्रेक होके कहीं पे भी जाके अटक जाएगा ब्लड वेसल के अंदर। एंड यहाँ पे भी देख सकते हो कैसे क्लम्प बनता है बेसिकली, यहाँ पे भी देख सकते हो कोई भी भाग में जाके ये सारे क्या होता है, जैसे अटक के क्या करते हैं? क्लम्प बनाते हैं, दिस इज कॉल्ड वेजिटेशन, समझ गए। एंड ये एंडोकार्डाइटिस वाला केस में होता है, कौन सा केस में? एंडोकार्डाइटिस वाला केस में। दिस आर द हॉलमार्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, याद रखना, जो यहाँ पे बोला गया है कि लार्ज इरेगुलर फ्राइबल वेजिटेशन, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, याद रखना। क्या बोला मैंने? हॉलमार्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, समझ गए? हाँ या ना, बोलो। यस सर। अगर मैं बोलूं एक चीज कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड रिमेटिक हार्ट डिजीज दोनों में वेजिटेशन पाया जाता है, ठीक है ना। रिमेटिक हार्ट डिजीज में भी स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से वेजिटेशन होगा, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में भी क्या होगा? वेजिटेशन होगा। दोनों में कुछ डिफरेंसेस है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को मैं लिखता हूँ IE लिखता हूँ, मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो वेजिटेशन होगा उसका क्या फीचर्स है, एंड जो रिमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर जो वेजिटेशन होगा उसका क्या डिफरेंस है। तो दोनों को कंपैरिजन करके थोड़ा सा देख लेते हैं। जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो वेजिटेशन होगा वो बेसिकली लार्ज होगा, बहुत सारा होगा, जिसको हम बोल सकते हैं मल्टीपल वेजिटेशन होगा, ठीक है ना। एंड जो रिमेटिक हार्ट डिजीज में वेजिटेशन होता है वो छोटा सा होता है, स्मॉल होगा, एंड ये स्टीराइल होता है,
स्टेराइल होगा, ठीक है। एंड अगर बात करें कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में जो मतलब वेजिटेशन होता है ये फ्राइबल होता है। फ्राइबल मतलब इजीली डिटैच होना, ठीक है ना, इजीली डिटैचेबल, ठीक है ना, इजीली डिटैचेबल, इजीली डिटैचेबल। पर ये रूमेटिक हार्ट डिजीज में जो है इसमें डिटैच नहीं होता। देयर इज नो चांस ऑफ एम्बोलिज्म, नो चांस ऑफ एम्बोलिज्म, नो चांस, ये डिटैच नहीं होता, नो चांस ऑफ एम्बोलिज्म। तो यहाँ पे बोल दिया कि फ्राइबल है और लार्ज है, तो लार्ज और फ्राइबल दोनों किसका फीचर है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का, क्योंकि डिटैच होता है, बड़ा होता है, ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में ही होगा। रिमाटिक हार्ट डिजीज में क्या होगा? छोटा सा होगा एंड दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिटैच्ड, है या ना, तो इसलिए क्या होता है? एम्बोलिज्म नहीं होता। पर हमने ये पढ़ा है क्योंकि डिटैच हो जाता है कहीं पे जाके अटक जाता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, रेनल एम्बोलिज्म होता है, सीएनएस एम्बोलिज्म होता है या ना, स्प्लेनिक एम्बोलिज्म होता है, वो सारे केस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाला केस में होगा, पर आरएसडी में नहीं होगा। इज इट क्लियर? हाँ या ना बोलो। और ये भी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में क्या अफेक्ट हो सकता है? भाल्व अफेक्ट हो सकता है, हाँ या ना, समझ गए? यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोथ स्पॉट आर सीन इन डैश। कौन सा केस में रोथ स्पॉट पाया जाता है? देखो मैंने यहाँ पे आंसर में एंडोकार्डाइटिस नहीं रखा क्योंकि तुम्हें पता है एंडोकार्डाइटिस एक इसका रीजन है रोथ स्पॉट का, लेकिन रोथ स्पॉट और कौन सा केस में दिखाया जाता है, पाया जाता है, वो हमें याद रखना है। हमें बताया रोथ स्पॉट एंडोकार्डाइटिस में पाया जाता है, इनमें से और क्या कंडीशन है जिसमें पाया जाएगा रोथ स्पॉट? ल्यूकेमिया, यूवीएल मेलानोमा, स्टार्वेशन, आयोटिक डाइसेक्शन। आंसर इज ल्यूकेमिया। मैं बता दूं यहाँ पे रोथ स्पॉट का क्या क्या और कॉजेस हैं, कॉजेस ऑफ रोथ स्पॉट याद रखना। इसमें मैंने नहीं बताया था लेकिन यहाँ पे याद रख लेना। रोथ स्पॉट, कॉजेस ऑफ रोथ स्पॉट्स, तो यहाँ पे क्या क्या कॉजेस होता है? एक है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, नंबर टू क्या होता है? सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस एसएलई, ठीक है। नंबर थर्ड ल्यूकेमियास, ठीक है। नंबर फोर हाइपरटेंशन, नंबर फाइव डायबिटिक मेलिटस, नंबर सिक्स सीवियर अनेमिया, ठीक है। नंबर सेवन पॉलीआर्थराइटिस, आर्टेराइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द आर्टरी, पॉलीआर्थराइटिस, ठीक है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, सिस्टमिक लूपस एरिथेमेटोसस, ल्यूकेमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलिटस, सीवियर अनीमिया एंड पॉलीआर्थराइटिस। These are the conditions where we can find roth spots, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ ये वाला क्या है। तो रोथ स्पॉट के रिगार्डिंग मैंने एक चीज बताया था कि रोथ स्पॉट जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? दिस इज फाउंड इन फंडस, है या ना, फंडस ऑफ आई का फंडस में पाया जाएगा। और इसमें क्या होता है? रेड सर्कल्स होगा अराउंड, मतलब चारों तरफ देखो जहाँ पे हेमरेज की वजह से रेड दिख रहा है, और बीच में क्या है? सेंटर पेल कलर का है, पेल सेंटर वाइट सेंटर, है या ना, दैट इज कॉल्ड रोथ स्पॉट। इज इट क्लियर? है या ना बोलो। Yes, sir. इमेज बेस्ड क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है यहाँ पे, तो स्प्लिटर हेमरेज को दिखा के भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो और एक देखते हैं केस बेस्ड एमसीक्यू। A 50-year-old man came with a gray spot in his vision, जहां पर पिक्चर में दिखाया गया है, ठीक है ना। A 50-year-old man है, came with a gray spot in his vision. He had recurrent fevers and weight loss for past 3 months. He had a history of mitral valve infection. Vision is 6/6. This is the picture of the fundus. ये फंडस में ये पिक्चर उसका मिला, ठीक है ना। चूज द फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से फॉल्स स्टेटमेंट बताओ क्या रिगार्डिंग दिस, क्या फॉल्स है। 50 साल का कोई ओल्ड मैन है, उसे विजन में ग्रे स्पॉट दिख रहा है, उसको रिकरेंट फीवर हुआ था, वेट लॉस हुआ है फॉर द पास्ट 3 मंथ्स एंड इसका माइट्रल वाल्व इन्फेक्शन का हिस्ट्री है। यहाँ से हमें पता चलता है कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, ठीक है ना। माइट्रल वाल्व का इन्फेक्शन है, रिकरेंट फीवर हुआ है, वेट लॉस होता है एंड साथ में ग्रे स्पॉट दिखा, जो कि हमें पता चलता है कि
ये बेसिकली एक रोज स्पॉट है और रोज स्पॉट के वजह से ये ग्रे स्पॉट दिखा, ठीक है ना। यहाँ से फॉल्स स्टेटमेंट हमें निकाल के बताना है। ऑप्शन ए, यहाँ पे हमें डायग्नोसिस क्या पता चला कि एंडोकार्डाइटिस है, ठीक है ना, एंडोकार्डाइटिस है। और जो स्पॉट यहाँ पे दिखा ग्रे स्पॉट, ये क्या है बताओ, रोज स्पॉट है ना, बोलो। से हमें पता चला ये रोज स्पॉट है। अभी यहाँ पे हमें फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन ए, अकर इन सेवरल कंडीशंस इंक्लूडिंग लेस सीवियर विरुलेंट इन्फेक्शंस ऑफ ए मेटास्टेटिक नेचर। अकर इन, ये जो रोज स्पॉट है वो सेवरल कंडीशन में आता है इंक्लूडिंग लेस सीवियर विरुलेंट इन्फेक्शंस ऑफ ए मेटास्टेटिक नेचर, ऑफ ए मेटास्टेटिक नेचर। बी, दे आर रोज स्पॉट्स, ठीक है। सी, they are characteristically associated with the severe general reaction of the surrounding retina. D, these findings can also occur in leukemia. देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या सही तुम्हें लग रहा, दे आर रोज स्पॉट, ये करेक्ट है, हाँ या ना बोलो। बी एंड डी, बी एंड डी करेक्ट लग रहा है, हाँ या ना बोलो। यस अभी हमें कंपैरिजन दो चीज को लेके करना है, क्या, ऑप्शन ए एंड सी को। ए, अकर इन सेवरल कंडीशंस इंक्लूडिंग लेस सीवियर विरुलेंट इन्फेक्शन या वायरस, मतलब बहुत सारा वायरस इन्फेक्शन में ये पाया जाता है, विरुलेंट इन्फेक्शन ऑफ ए मेटास्टेटिक नेचर, जो कि एक से दूसरा जगह को मेटास्टेटिक मतलब क्या हो सकता है, जा सकता है, स्प्रेड हो सकता है। मतलब ये मान सकते हो ये बहुत सारा कंडीशन में पाया जाता है इंक्लूडिंग लेस सीवियर विरुलेंट इन्फेक्शन, कुछ इन्फेक्शन में पाया जाता है और बहुत सारा कंडीशन में पाया जाता है। सिर्फ ये नहीं बोलना कि एंडोकार्डाइटिस में होता है करके। ऑप्शन सी को अगर देखो, दे आर कैरेक्टरिस्टिकली एसोसिएटेड विद द सीवियर जनरल रिएक्शन ऑफ द सराउंडिंग रेटिना। रेटिना का सराउंडिंग में जनरल रिएक्शन के वजह से होता है। क्या ये जनरल रिएक्शन की वजह से होता है क्या? जनरल रिएक्शन की वजह से होता है क्या? देखो ये टिपिकली रेटिना में नहीं दिखा, मतलब दिखता, ये कहाँ पे दिखता है, मैंने बोला फंडस में, फंडस ऑफ आई, ठीक है ना। तो रेटिना क्यों देखेंगे भाई, फंडस के अंदर क्या क्या आता है, फंडस के अंदर रेटिना भी आएगा, ठीक है ना। फंडस के अंदर यू मतलब ये आ जाएगा, मैक्यूला आएगा, एंड इसके अंदर यूवी आएगा, साथ में ऑप्टिक डिस्क आएगा, ऑप्टिक डिस्क, तो बहुत सारे चीज आते हैं फंडस के अंदर। तो सिर्फ रेटिना वाला जो चीज पूछ लिया ना, वो गलत बात हो गया। समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो क्या? यस सर। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फंडस होना चाहिए था। समझ रहे हो क्या, हाँ या ना बोलो। तो मैंने बोला कि जो रिएक्शंस होता है वो कहाँ पर होगा, नॉट रेटिना, बल्कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, फंडस होना चाहिए था। समझ रहे हो, हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो यहाँ पे क्या गलत आंसर हुआ फिर, ऑप्शन सी। समझ गए, हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस is most commonly seen in dash ASD, VSD, PDA, pulmonary atresia. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कौन सा केस में पाया जाता है? ऑप्शन ए ASD, बी VSD, सी PDA, डी pulmonary atresia. आंसर नहीं पता तो मैं बता दूं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कौन सा केस में पाया जाता है? ज्यादातर VSD वाला केस में, ठीक है ना। मैं और एक चीज यहाँ पे बता दूं, अडल्ट वाला केस में ना, अडल्ट वाला केस में ज्यादातर मोस्ट कॉमनली इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस किसके साथ होता है? माइट्रल रिगर्जिटेशन के वजह से होगा, माइट्रल रिगर्जिटेशन, रिगर्जिटेशन, ठीक है ना, रिगर्जिटेशन। दिस इज द मोस्ट कॉमनली फाउंड, अडल्ट में मोस्ट कॉमनली किसके वजह से होता है? माइट्रल रिगर्जिटेशन के वजह से। चिल्ड्रन में कौन सा केस में होगा? VSD वाला कंडीशन में, VSD वाला कंडीशन में, ठीक है ना। सबसे कम एंडोकार्डाइटिस जो कि एसोसिएटेड है वो किसके साथ है? ASD के साथ, ठीक है ना। द लीस्ट कॉमनली, या फिर बोल सकते हो लीस्ट कॉमन मतलब सबसे कम एंडोकार्डाइटिस इज एसोसिएटेड विद ASD, मतलब ASD के साथ बहुत कम एंडोकार्डाइटिस होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके साथ? VSD के साथ चिल्ड्रन में, अडल्ट में माइट्रल रिगर्जिटेशन के साथ। समझ गए, हाँ या ना बोलो। यस सर। चलो नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में क्या यहाँ पर सही नहीं है? नॉट ट्रू,
Not true about infective endocarditis. Option A, hematuria. B, road spots seen. C, splinter hemorrhages seen. D, hemiplegia. हेमिप्लेजिया। तो क्या लग रहा है यहाँ पे? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में कौन सा सही नहीं है? हेमिप्लेजिया हो सकता है। क्यों होगा भाई? कल मैंने बताया था जब सीएनएस एम्बोली होगा, सीएनएस एम्बोली की वजह से हेमोप्लीजिया होगा। स्प्लिंटर हेमोरेज होता है, हेमाचुरिया होगा कौन सा केस में? रेनल एम्बोली, हाँ या ना? लेकिन रोड स्पॉट कौन सा केस में पाया जाता है? टाइफाइड वाला केस में। कौन सा केस में? टाइफाइड वाला केस में। याद रखना कौन सा में? टाइफाइड फीवर में। टाइफाइड फीवर में हमें क्या मिलेगा? रोड स्पॉट मिलेगा। रोड स्पॉट इज नॉट इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, बल्कि इसको क्या बोलते हैं? रोड स्पॉट। समझ गए? तो ये गलत मत कर देना। यहाँ पे क्या लिखा? रोज नहीं लिखा, क्या लिखा है? रोज लिखा है। ठीक है ना? रोज स्पॉट लिखा है। रोज स्पॉट कहाँ पर पाया जाता है? रोज स्पॉट कहाँ पर मिलेगा? टाइफाइड फीवर में। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड रोज स्पॉट। ये पिक्चर जो देख रहे हो, किसका देख रहे हो? रोज स्पॉट का देख रहे हो। रोज स्पॉट किसमें मिलेगा? टाइफाइड फीवर में होता है। टाइफाइड फीवर में रोज स्पॉट मिलेगा। समझ गए? नंबर टू, ये बेसिकली रोज स्पॉट जो है, ये क्लासिकल साइन है जो कि किसके वजह से होगा? टाइफाइड फीवर की वजह से होगा। एंड ये बेसिकली पाया जाता है 7th to 12th डे ऑफ onset of symptom। जब टाइफाइड फीवर का सिम्टम आया, उसका 7 से 12 दिन के बाद क्या होता है? मतलब 7 से 12 दिन के अंदर रोज स्पॉट पाया जाता है। समझ गए क्या? और ये कहां पर पाया जाएगा? लोकेशन लोअर चेस्ट, ठीक है ना? एंड अपर एब्डोमेन एंड बैक, अपर एब्डोमेन एंड बैक। समझ गए? हाँ या ना बोलो? ये कितना दिन तक रहता है? कितना दिन तक रहता है? लास्ट फॉर 3 to 4 days। ठीक है, लास्ट फॉर 3 to 4 days। याद रखना, रोज स्पॉट इज एसोसिएटेड विद टाइफाइड फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वेयर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। कौन सा इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है जिसमें लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चाहिए? ऑप्शन ए, एस्परजिलस एंडोकार्डाइटिस। बी, स्ट्रेप्टोकोकल एंडोकार्डाइटिस। सी, स्टाफाइलोकोकल एंडोकार्डाइटिस। डी, एंटेरोकोकाई। क्या लग रहा है आंसर? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है। देखो, जितना बैक्टीरिया के लिए मैं बता दूं, यहाँ पे ना लॉजिक लगाओ। बैक्टीरिया, क्या एंटीबायोटिक हम कभी लाइफ टाइम लेते हैं? एंटीबायोटिक लाइफ टाइम चलता है क्या? नहीं चलता। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस हो गया, स्टाफाइलोकोकस हो गया, एंटेरोकोकाई हो गया, ये तीनों बैक्टीरियाज हैं। तो इनके लिए एंटीबायोटिक कभी भी लाइफ टाइम नहीं चलेगा, है या ना? एक ही है एस्परजिलस, वो क्या है बताओ? कल मैंने बोला था, क्या बोला था? हिस्टोप्लाज्मा, और एक बोला था फंगल एंडोकार्डाइटिस जो होता है, हिस्टोप्लाज्मा एंड किसके वजह से? एस्परजिलस। ये सारे क्या होते हैं? फंगस होते हैं, है या ना बोलो? ये फंगस के लिए क्या होगा? लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलेगा। सबसे कम फंगल एंडोकार्डाइटिस होता है, पर ये लाइफ थ्रेटनिंग होता है। याद रखना, फंगल एंडोकार्डाइटिस इज वेरी वेरी रेयर, बहुत रेयरली होता है। एस्परजिलस एंडोकार्डाइटिस मतलब क्या? दिस इज फंगल एंडोकार्डाइटिस एंड ये बहुत रेयरली होता है, वेरी रेयर। एंड ये सिर्फ 2 से 4% लोगों को एंडोकार्डाइटिस होता है, फंगल एंडोकार्डाइटिस होता है। समझ गए क्या? जितना एंडोकार्डाइटिस का कॉज है, उसमें से 2 से 4% लोगों को फंगल एंडोकार्डाइटिस होता है। उसमें से जितना फंगल एंडोकार्डाइटिस होता है, उसमें से 24% किसका होगा? एस्परजिलस के वजह से होगा। एस्परजिलस के वजह से 24% ऑफ द टोटल फंगल एंडोकार्डाइटिस एस्परजिलस के वजह से होगा। समझ गए क्या? अगर एक बार फंगल एंडोकार्डाइटिस हुआ तो क्या करना चाहिए? सर्जिकली रिमूव कर देना चाहिए। सर्जिकल डिब्राइडमेंट होना चाहिए। जहां पर फंगल एंडोकार्डाइटिस हुआ, मान लो वाल्व में फंगल इन्फेक्शन हुआ, वो वाल्व को निकाल दो, रिमूव कर दो, डिब्राइडमेंट होना चाहिए। समझ गए? डिब्राइडमेंट
और वो वाल्व काम नहीं कर सकता। एक बार फंगल इन्फेक्शन हुआ मतलब वो खराब हो गया, समझ गए। रैपिड सर्जिकल रिसेक्शन या डिब्राइडमेंट होना चाहिए, उसके बाद एंटी फंगल थेरापी, एंटी फंगल ट्रीटमेंट होना चाहिए, थेरापी होना चाहिए। क्या ब्लैक म्यूकरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगस वाला जो कोविड-19 के साथ एसोसिएटेड था, उसको ट्रीट करना पॉसिबल था? नहीं था। एक बार हुआ मतलब उसको सर्जिकली रिमूव करना पड़ता था, याद है क्या सबको? यस सर। चलो, वैसे Yes, sir. सर्जिकल डिब्राइडमेंट इसको चाहिए, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है हमें मतलब पहचान लेना चाहिए कि ये फंगल टाइप का है। अगर एक बार एंडोकार्डाइटिस हुआ, हमें जितना जल्दी हो सकता है अर्ली रिकॉग्निशन, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, बोल सकते हो अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज इम्पोर्टेंट। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फंगल एंडोकार्डाइटिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद सर्जिकल डिब्राइडमेंट होगा, उसके बाद एंटी फंगल ट्रीटमेंट चलेगा, समझ रहे हो क्या? एंड ये वाला केस में जो इम्पोर्टेंट है, एस्परजिलस वाला केस में क्या ड्रग चलता है, वो है वोरिकोनाजोल। क्या होता है बताओ? वोरिकोनाजोल ट्रीटमेंट चलेगा, इज द प्रिफर्ड एजेंट फॉर एस्परजिलस के लिए वोरिकोनाजोल चलता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कैंडिडा अल्बिकन्स के वजह से, कभी कभी कैंडिडा अल्बिकन्स और एक फंगस होता है अल्बिकन्स, कैंडिडा अल्बिकन्स और एक फंगस होता है, इसके वजह से फंगल एंडोकार्डाइटिस होगा। अगर कैंडिडा अल्बिकन के वजह से अगर फंगल एंडोकार्डाइटिस होता है तो फिर क्या ट्रीटमेंट चलेगा? एक है एम्फोटेरिसिन बी, जो चलता था ब्लैक फंगस के अगेंस्ट, है या ना? एम्फोटेरिसिन बी चलता था, एम्फोटेरिसिन बी, या फिर कास्पोफुंजिन, ये चलेगा 6 से 8 दिन के लिए, 6 to 8 डेज के लिए चलेगा, 6 to 8 वीक्स के लिए चलेगा, ठीक है। 6 to 8 वीक्स के लिए क्या चलेगा? एम्फोटेरिसिन बी या कास्पोफुंजिन। उसके बाद चलेगा लाइफ टाइम के लिए क्या चलेगा? लाइफ टाइम के लिए चलेगा फ्लूकोनाजोल, नाम तो सुना होगा फ्लूकोनाजोल का, एक एंटीफंगल एजेंट होता है। तो इसलिए इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अगर फंगल एजेंट के वजह से होता है ना, तो फिर लाइफ टाइम ट्रीटमेंट चलेगा, किसके साथ? फ्लूकोनाजोल के साथ, समझ रही हो? हाँ या ना बोलो? तो लाइफ टाइम ट्रीटमेंट किसका चलेगा? फ्लूकोनाजोल का चलेगा, याद रख के चलेंगे, समझ गए? हाँ या ना बोलो? Yes, sir. चलो, तो आंसर क्या हुआ? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वेयर लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। आंसर क्या हो गया? एस्परजिलस एंडोकार्डाइटिस, फंगल एंडोकार्डाइटिस। इज इट क्लियर? समझ में आया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। क्लास बंद करूं? यस सर। चलो, बाय, टेक केयर, गुड नाइट। थैंक यू Thank you, sir.